हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बेटा आज का सेशन जो है हमारा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं आज बाकी बातों में टाइम वेस्ट ही नहीं कर रहा हूँ कि आपके हालचाल क्या है, आप लोग कितना पढ़ के आए हो, कितना नहीं पढ़ के आए हो। आई एम अज्यूमिंग कि आप लोग अच्छे से अपना सेशन रिवाइज करके आए होगे, पढ़ाई आप लोग की बिल्कुल धुआंधार चली रही होगी। ठीक है, आज टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, बहुत सारा पढ़ना है। बेटा हम लोगों ने ना अभी तक के हमारे सेशन के अंदर एसिडिक रेडिकल्स की बातचीत कर ली थी क्या? राइट हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन तक एसिडिक रेडिकल्स का प्रैक्टिस कर लिया था। हमने अपने लास्ट सेशन तक एसिडिक रेडिकल्स के सारे टेस्ट समझ लिए थे, उसी के हिसाब से प्रैक्टिस भी किया था। राइट तो उतना पार्ट क्या हम बढ़िया तरीके से रिवाइज करके आ गए हैं क्या? कोई डाउट उसके अंदर, कोई समस्या आई क्या क्वेश्चन करने में, डीपीपी करने में? सब अच्छे से बड़ी बिल्कुल बढ़िया तरीके से क्लियर है। तो बेटा आज हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हमारे उसी सैंपल में आगे बात करेंगे। हम लोगों ने शुरू कैसे करी थी हमारी सॉल्ट एनालिसिस की बात, अगर तुम लोगों को याद हो तो हम लोगों ने कहा था एक सॉल्ट का सैंपल होता है जिसमें ऑब्वियस सी बात है एक कैटायन होता है और एक एनायन होता है। हम एनायनिक वाले पार्ट को बोल देते थे एसिडिक रेडिकल और कैटायनिक वाले पार्ट को क्या बोल देते थे? बेसिक रेडिकल। हाँ या ना? मैंने ये बोला था कि एसिडिक रेडिकल्स का टेस्ट जनरली बेसिक से पहले करवाते हैं हम लोग, और इसीलिए हमने एसिडिक रेडिकल्स पढ़ भी लिए थे। हमने 3 ग्रुप पढ़े, उनके ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3, सबके प्रिलिमिनरी टेस्ट देख लिए और सबके बढ़िया से कंफर्मेटरी टेस्ट देख लिए। आज की जो हमारी सभा है ना, जो हमने लगाई है, वो अगले टॉपिक पे जाएगी, और आज का जो डिस्कशन का मुद्दा है हमारा वो है भैया बेसिक रेडिकल्स। आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? बेसिक रेडिकल। बेटा थोड़ा बड़ा टॉपिक है, 2 से 3 लेक्चर लेगा ये आपके, थोड़ा बड़ा टॉपिक है। ठीक है, बेसिक रेडिकल से बात करनी होती है। एसिडिक में भी 3 लेक्चर लगे ही थे वैसे तो, ग्रुप 1, ग्रुप 2, ग्रुप 3 के लिए। बेसिक रेडिकल्स पे बातचीत करनी है हम आगे। भाई बेसिक रेडिकल्स की बेसिक पहचान क्या होगी, पहले तो ये बता दो मुझे। सिंपल सी पहचान ये है कि यहाँ पे हम किसी भी सॉल्ट सैंपल के कौन से पार्ट को एनालाइज करने वाले हैं? तो बेटा यहाँ पे हम सॉल्ट सैंपल के कैटायंस को एनालाइज करने वाले हैं। राइट, हम सॉल्ट सैंपल के किसको एनालाइज करने वाले हैं भाई? कैटायंस को एनालाइज करने वाले हैं, है ना? अच्छा तरीका क्या होगा सर यहाँ पे? तो बेटा तरीका वही होगा जैसे वहां होता था। वहां पे हम क्या करते थे? प्रिलिमिनरी टेस्ट करते थे। प्रिलिमिनरी के बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट करते थे, और फिर कुछ एक्स्ट्रा रिएक्शंस कुछ देखनी होती थी कंफर्मेटरी में, तो अलग अलग तरीके की रिएक्शंस देखते थे। उसी तरीके से ना बेटा यहाँ पे अगर आप बात करोगे यहाँ पे, तो हम लोग बोलेंगे कि सबसे पहले हम लोग को क्या करना होता है? एक ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना होता है। जैसे वहां पे आप सोडा एक्सट्रैक्ट यूज करते थे, याद है क्या आपको? आप हर सॉल्ट का सोडा एक्सट्रैक्ट था जिसको आप अलग अलग प्रिलिमिनरी टेस्ट और कंफर्मेटरी टेस्ट में यूज किया करते थे। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे सोडा एक्सट्रैक्ट ना लेके हम एक सोल्यूशन बनाते हैं जिसको हम कहते हैं ओरिजिनल सोल्यूशन। हम ना एक सोल्यूशन बनाएंगे जिसको हम कहेंगे ओरिजिनल सोल्यूशन, या फिर मैं उसको ओएस के नाम से भी लिखा करूंगा। ठीक है, पहले तो ये समझना पड़ेगा कि ओरिजिनल सोल्यूशन क्या भला है। समझते हो आप ये बात? ठीक है, अगर ओरिजिनल सोल्यूशन की बात आपको समझ में आएगी तो बेटा ओरिजिनल सोल्यूशन समझने के बाद हम पढ़ेंगे इस ओरिजिनल सोल्यूशन से क्या करें कि हमें किस तरीके के कंपाउंड्स मिलने वाले हैं वो पता चले। तो इस ओरिजिनल सोल्यूशन पे हम अलग अलग रिएक्शन करवाएंगे जिससे हमें पता चलेगा कि आपको कहाँ क्या मिल सकता है ना? कहाँ क्या मिल सकता है मतलब आप बात करोगे प्रिलिमिनरी टेस्ट्स की। जैसे ही आपने प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात कर ली है ओरिजिनल सोल्यूशन के बाद में, फिर आप बात करोगे इनके कंफर्मेटरी टेस्ट की। आप किसकी बात करोगे? इनके कंफर्मेटरी टेस्ट। जब प्रिलिमिनरी टेस्ट पढ़ेंगे तभी हम आइडेंटिफाई भी कर लेंगे कि हमारे कौन कौन से ग्रुप्स आने वाले हैं यहाँ पे। ठीक है साहब, करें बातचीत स्टार्ट। तो देखो इसको, हम लोग को सबसे पहले ओरिजिनल सोल्यूशन बनाना है, फिर हमें प्रिलिमिनरी टेस्ट करना है, और लास्ट में हमें क्या करना है? कंफर्मेटरी टेस्ट। यहां तक कोई डाउट है तो देख लो, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। ठीक है भाई, तो मैंने क्या बोला? सबसे पहले हम ओरिजिनल सोल्यूशन बनाएंगे, फिर हम उसका प्रिलिमिनरी टेस्ट करेंगे, और फाइनली हम क्या करेंगे? उसका कंफर्मेटरी टेस्ट। बातचीत स्टार्ट करते हैं हम लोग। हम लोगों को सबसे पहले समझना पड़ेगा भाई कि ओरिजिनल सोल्यूशन क्या भला है ना? अगर ओरिजिनल सोल्यूशन समझना पड़ेगा तो बातचीत करें ओरिजिनल सोल्यूशन किसको कहते हैं। तो बेटा हम लोग ये बोलते हैं कि ओरिजिनल सोल्यूशन के लिए 2 तरीके की बातें बोली जाती हैं। सॉल्यूशंस, सॉल्यूशंस which acts as initial point to start analysis of cations in salt sample।
तो जो आपके पास में सोल्यूशन एक स्टार्टिंग पॉइंट की तरह act करते हैं, जो आपको हेल्प करते हैं किसी सॉल्ट सैंपल में कैटायन प्रेजेंट है कि नहीं, कौन सा कैटायन प्रेजेंट है कि नहीं चेक करने के लिए, उन्हें आप क्या कहते हो, ओरिजिनल सोल्यूशन। और अगर आप इनके बारे में थोड़ी ढंग से बात करो तो हम बोलते हैं ये आपके कैसे होते हैं, ये आपके होते हैं क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन। ये आपके कैसे होते हैं भाई, क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन होते हैं, क्लियर ट्रांसपेरेंट सोल्यूशन, जिनको आप कहते हो ओरिजिनल सोल्यूशन। बताओ यहां तक बात ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। समझता ये है कि ओरिजिनल सोल्यूशन बनाया कैसे जाता है, यहां हम इसको बोलेंगे ओएस। तो बेटा बड़ा ना इजी सा प्रोसेस है, बस थोड़े रिएजेंट्स हैं जो मैं इंट्रोड्यूस करूंगा, हमें 4-5 इंट्रोड्यूस करने होंगे रिएजेंट्स, और हम एक एक करके टेस्ट करके देखते रहेंगे। ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना स्टार्ट कर रहे हैं तो ध्यान से देखिए सब लोग, मेरी बातचीत को ध्यान से सुने मैं क्या कह रहा हूं। ठीक है, हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ओरिजिनल सॉल्यूशन का प्रिपरेशन। बेटा एक बात मैं अभी बोल देता हूं तुम्हें सेशन की शुरुआत में, अगर आज के सेशन को इंटरेस्ट से सुनोगे तो मजा आएगा। ठीक है, हमने फ्लो चार्ट्स बनाए हैं बहुत सारे। फ्लो चार्ट इसलिए बनाए क्योंकि अगर मैं ऐसे स्लाइड बाय स्लाइड पॉइंट बाय पॉइंट पढ़ाता जाऊंगा ना तो बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो हम फ्लो चार्ट से पढ़ेंगे जहां पे ना हमें एक फ्लो बना रहेगा कि अच्छा ये करा तो ये होगा, ये करा तो ये होगा, ये करा तो ये होगा, ये करा तो ये होगा। चीजें याद करना आपके लिए आसान होगा। अगर आप ऐसे सुनते जाओगे कि ठीक है रिटर्न तय, सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ, तो मजा ही नहीं आएगा सुनने में। और मैं पहले भी कहता हूं, रोज का काम रोज, लेक्चर को ऐसे सुनो कि यहां जो पढ़ाया गया है वो यहीं समझ आ गया, रिवाइज करने पे और पॉलिश हो गया, और डीपीपी करने पे परफेक्ट हो गया। ठीक है, जो पढ़ाया यहां पे वो पढ़ते पढ़ते समझ आ गया, रिवाइज जब नोट्स से करा तो परफेक्ट हो गया, और जब आपने बिल्कुल मतलब पॉलिश हो गया, और जब डीपीपी करी तो बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट हो गया। सही बात है, चलो सुनते हैं बात को ध्यान से। हमने क्या बोला, आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन यदि बनाना है, यदि आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाना है तो आपको कुछ स्टेप्स फॉलो करने पड़ते हैं, वन आफ्टर अनदर। हम बोलते हैं फॉलोइंग प्रोसेसेस, या फिर मैं बोलूं फॉलोइंग स्टेप्स आर फॉलोड वन आफ्टर अनदर। पहले एक स्टेप करके देखोगे, अगर वही काम हो गया तो वहीं रुक जाओगे, अगला स्टेप करने की जरूरत नहीं है। अगर पहले स्टेप पे काम नहीं बना तो सेकंड स्टेप पे आएंगे, अगर सेकंड स्टेप पे काम नहीं बना तो थर्ड स्टेप पे आएंगे, थर्ड पे नहीं बना तो फोर्थ पे आएंगे, फोर्थ पे नहीं बना तो फिफ्थ पे आएंगे। ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं है कि हर सैंपल के लिए 5 स्टेप्स ही करने हैं, जहां आपका काम बन गया वहीं रुक जाओ। इसलिए हमने इसको स्टेप्स ना बोल के ज्यादा एप्टली प्रोसेस बोला है। ठीक है, सुनना मेरी बात को ध्यान से। मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली बेटा, ठीक है, मैंने एक टेस्ट ट्यूब ले ली और उसमें मैंने डाल दिया मेरा सॉल्ट सैंपल। अब इस पे मैं अलग अलग तरीके के टेस्ट करने वाला हूं, सुनना मेरी बात को ध्यान से। सबसे पहले मैंने क्या किया, इस टेस्ट ट्यूब में जहां सॉल्ट सैंपल है ना, मैंने इसमें वाटर डाला। मैंने इसमें क्या किया, वाटर डाला। अब पानी डालने से दो बातें होंगी, क्या होगी, या तो पानी डालने से जो सॉल्ट का सैंपल है ये उस पानी में अच्छे से क्या हो जाएगा, घुल जाएगा, डिसॉल्व हो जाएगा, या फिर डिसॉल्व नहीं होगा, पीपीटी बन के बैठ जाएगा। बोलो इसके अलावा कुछ हो सकता है क्या? कॉमन सेंस है, आपने नमक है उसमें पानी मिला दिया बाहर से, या किसी भी चीज में अगर पानी मिलाया, या किसी भी चीज को पानी में मिलाया, तो आप उसको जब घोलोगे तो दो ही बातें हो सकती है, या तो वो अच्छे से सॉल्युबल हो जाएगा या वो सॉल्युबल नहीं हो पाएगा। तो बेटा जी वही वाली बात है, आपने वाटर जैसे ही ऐड किया, आपने सबसे पहले वाटर ऐड किया है, दिस इज द फर्स्ट स्टेप। ठीक है, जैसे ही आपने वाटर ऐड किया बेटा, अगर वो डिसॉल्व हो गया तो बहुत ही अच्छी बात है, इससे अच्छा कुछ हो ही नहीं सकता, बन गया आपका ओरिजिनल सोल्यूशन। ठीक है, पर अगर वो डिसॉल्व नहीं हुआ, यदि वो डिसॉल्व नहीं हुआ, तब क्या करेंगे? तो बेटा उस केस में हम क्या करेंगे, इस सैंपल को हीट करेंगे। आपने जो पानी डाला था इस सैंपल के अंदर, वो जो सोल्यूशन बना है, अगर वो डिसॉल्व नहीं हुआ, पीपीटी बन गया है नीचे, तो आप क्या करोगे, इस सैंपल को हीट करोगे। अब अगर हीट करने पे भी दो ही बातें होंगी, या तो घुल जाएगा या नहीं घुलेगा। तो अगर घुल गया तो बहुत बढ़िया बात है, बन गया आपका ओरिजिनल सोल्यूशन। ठीक है, पर अगर नहीं घुला, इसका मतलब पानी इस सॉल्ट सैंपल के लिए अप्रोप्रिएट रिएजेंट नहीं था। आपको क्या करना पड़ेगा, आपको कोई और रिएजेंट लेना पड़ेगा। ये इस बात का अलार्म है, वेकअप अलार्म है कि भाई जो तुम पानी डालने की कोशिश कर रहे हो ना, वो सही रिएजेंट नहीं है। पर हां, हम शुरुआत हर चीज की पानी से करेंगे, क्योंकि हम ये बोलते हैं कि वाटर आपका यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वो ऑलमोस्ट मैक्सिमम हर चीज को अपने अंदर घोल ही लेता है। जहां नहीं घोल पाएगा वहां दूसरी जगह जाएंगे, बट शुरुआत हमेशा वाटर से करेंगे। तो देखो तुम्हारा ओरिजिनल सोल्यूशन मैंने कहा था, जिस स्टेप पे बन जाएगा तुम वहीं रुक जाओगे, तुम्हें आगे जाने की जरूरत नहीं है। तो अगर पहले स्टेप में पानी डालते ही चीज घुल जाती तो ओरिजिनल सोल्यूशन यहीं रेडी था तुम्हारा, पर नहीं घुली तो हीट करना पड़ गया, तो ओरिजिनल सोल्यूशन अगर घुल जाता तो यहीं रेडी हो गया। पर अगर यहां भी नहीं हुआ तो देखो फिर अभी भी नहीं बना, तुम्हें अगले स्टेप पे जाना पड़ जाएगा। राइट, समझ में आई क्या बात?
ठीक है साहब, अगर ये वाली स्थिति आ गई मेरी, अगर मैं इस वाली कंडीशन पे पहुंच गया, इस वाली सिचुएशन पे आ गया, दैट शोज कि मेरा पानी से तो काम नहीं चला। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, एक नई टेस्ट ट्यूब में सॉल्ट सैंपल लेना पड़ेगा और उसमें क्या करना पड़ेगा, अगला रिएजेंट डालना पड़ेगा। अगला रिएजेंट डालना पड़ेगा ना। अगर अगला रिएजेंट डालना पड़ेगा तो सुनना ध्यान से, अब मैंने क्या किया, वही जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब थी जिसमें मेरे पास सॉल्ट का सैंपल है, जो मेरे पास टेस्ट ट्यूब थी जिसमें मेरा सॉल्ट का सैंपल है, अब मैंने क्या किया, बाहर से डाइल्यूट HCl डाला। बेटा ध्यान से सुनिएगा, पानी डाला था, फेल हो गए, पानी से काम नहीं चला, तो अब मैंने अपना रिएजेंट चेंज किया। अब मैंने बोला कि ठीक है डाइल्यूट HCl ट्राई करके देखते हैं। यदि मैंने डाइल्यूट HCl ट्राई करके देखा तो फिर से दो बातें होंगी, या तो डाइल्यूट HCl डालने पे सैंपल उसमें अच्छे से क्या होगा, डिसॉल्व हो जाएगा, या डिसॉल्व नहीं होगा। अगर डिसॉल्व हो जाता है तो बहुत अच्छा है, ओरिजिनल सोल्यूशन रेडी हो गया तुम्हारा। अगर डिसॉल्व नहीं होता है तो तुम क्या कर दोगे, फिर से हीट। अगर डिसॉल्व नहीं होता है तो आप क्या कर दोगे, हीट। अब हीट करने पे क्या होंगी, फिर से दो बातें होंगी यार, या तो डिसॉल्व हो जाएगा या डिसॉल्व नहीं होगा। अगर डिसॉल्व हो जाता है तो बहुत बढ़िया है, बन गया ओरिजिनल सोल्यूशन, पर अगर डिसॉल्व नहीं होता है तो फिर से वेकअप अलार्म है कि भाई डाइल्यूट HCl भी तुम्हारे लिए सही रिएजेंट नहीं था, तुम्हें क्या करना पड़ेगा, अगला रिएजेंट लेना पड़ेगा। समझ में आया, आसान है। तो अभी तक तुम दो रिएजेंट्स को यूज कर चुके हो, एक बार तुमने वाटर डाल के देखा, ठीक है, जिनका पानी से काम बन गया, बहुत बढ़िया। जिनका एक बार में नहीं बना, हीट करके देख लिया, काम बन गया, बहुत बढ़िया। नहीं बना तो अगले रिएजेंट पे आ जाएंगे, अगला रिएजेंट डाल के देख लिया, जिनका डायरेक्ट काम बन गया, बहुत बढ़िया। नहीं बना तो हीट कर देंगे, फिर काम बन गया, बहुत बढ़िया। फिर भी नहीं बना तो फिर क्या करेंगे, अगला रिएजेंट यूज करेंगे। ठीक है साहब, आगे बढ़े, फिर से सेम स्टेप फॉलो करना है। अब मैं अपने सॉल्ट सैंपल को फिर से लेके आ गया, ये मेरे पास टेस्ट ट्यूब थी और ये मेरे पास इसमें क्या था, सॉल्ट सैंपल था। अब इस बारी मैंने क्या किया, इस बारी बेटा मैंने डाइल्यूट HCl की जगह क्या डालने की कोशिश करी है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालने की कोशिश करी है। डाइल्यूट HCl की जगह क्या डाला है, कॉन्सेंट्रेटेड HCl। जैसे ही मैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl डालूंगा फिर से क्या होंगी, दो बातें होंगी भाई, सेम प्रोसेस फॉलो करना है। सेम प्रोसेस अगर फॉलो करना है तो डिसॉल्व हो गया तो बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो हीट कर देंगे, हीट करने पे डिसॉल्व हो गया, बहुत बढ़िया, नहीं हुआ तो क्या कर देंगे, फिर अगले रिएजेंट की तरफ चल देंगे। सर ये तो मुझे लग रहा है कोई इनफाइनाइट सीरीज बन गई है मैथ्स की, APGP टाइप, ये तो कभी खत्म ही नहीं होगा क्या। तो होगा, होगा हमारे पास। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला था ओरिजिनल सोल्यूशन का प्रिपरेशन पढ़ाते हुए कि हमें 4 या 5 रिएजेंट्स ट्राई करके देखने हैं, उतनों में हमारा काम बन जाता है, ठीक है। और अगर उतनों के बाद भी नहीं बना तो दैट मीन्स वो सॉल्ट इस तरीके से चेक हो ही नहीं सकता, आपको कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। पक्की बात समझ में आ गई, ओके। तो मैंने बोला कि अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो अगले रिएजेंट पे जाते हैं। तो अभी तक आप क्या क्या कर चुके हो बेटा, आप वाटर चेक कर चुके हो, आप डाइल्यूट HCl टेस्ट कर चुके हो, आप कॉन्सेंट्रेटेड HCl से भी चेक कर चुके हो। ओरिजिनल सोल्यूशन अगर अभी तक भी रेडी नहीं हुआ है तो अब मुझे जाना पड़ेगा अपने अगले रिएजेंट की तरफ, और इस बार मैं क्या ऐड करूंगा, डाइल्यूट HNO3। अब मैं फिर से टेस्ट ट्यूब नहीं बना रहा, बनाने की जरूरत नहीं, आपको पता ही है सॉल्ट सैंपल है। अब आप उसमें क्या ऐड करने वाले हो, आप ऐड करने वाले हो डाइल्यूट HNO3। ध्यान से देखिएगा, आप क्या ऐड करने वाले हैं, डाइल्यूट HNO3। क्या होगा, अब फिर से दो बातें, अगर डिसॉल्व हो गया तो बन गया ओरिजिनल सोल्यूशन, नहीं डिसॉल्व हुआ तो हीट करके देख लेंगे, हीट करने पे हो गया तो बन गया ओरिजिनल सोल्यूशन, नहीं बना तो फिर से भैया टेक अनदर रिएजेंट, काम नक्की, ठीक है। डाइल्यूट HNO3 तक भी आ गया। डाइल्यूट HNO3 आपका कौन सा रिएजेंट हुआ, कौन से नंबर का हुआ, चौथे नंबर का। सबसे पहले यूज किया था वाटर, फिर यूज किया था डाइल्यूट HCl, फिर ट्राई करके देखा था कॉन्सेंट्रेटेड HCl, फिर ट्राई करके देख लिया डाइल्यूट HNO3। सर इन चारों से काम नहीं बना तो अब क्या करेंगे बेटा, अगर इन चारों से भी काम नहीं बना तो हम HCl और HNO3 का कॉम्बो ले लेंगे। क्या ले लेंगे, एक्वा रीजिया। क्या ले लेंगे, ये AQ को एक्वस मत समझ लेना, ये है एक्वा रीजिया। और एक्वा रीजिया क्या था, काफी बार डिस्कस कर चुका हूं, D&F ब्लॉक में भी किया था, P ब्लॉक में भी किया था। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और HNO3 का 3:1 रेशियो का मिक्सचर, और ये आगे भी कई बार यूज करेंगे हम, ठीक है। कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का 3:1 में जब मिक्सचर लेते हैं, मतलब HCl के 3 पार्ट्स और HNO3 का 1 पार्ट जब मैं लेता हूं तो हम क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं इस मिक्सचर को एक्वा रीजिया। अब बेटा जैसे एक्वा रीजिया आपने डाला, अब क्या होगा, वही वाली बात है भाई, अगर डिसॉल्व हो गया तो बहुत अच्छी बात है, डिसॉल्व नहीं हुआ तो अब हीट भी नहीं करके देखेंगे। अगर डिसॉल्व नहीं हुआ तो हमें समझ में आ जाएगा कि ऐसा सॉल्ट जो इन पांचों रिएजेंट्स में ही डिसॉल्व नहीं हो रहा तो फिर वो हमेशा ही कैसा रहेगा, इनसॉल्युबल रहेगा।
आप उसका टेस्ट इस तरीके से तो नहीं देख सकते हो, कुछ और बात करेंगे फिर, ठीक है। तो सॉल्ट इनसॉल्युबल है अगर वो यहां तक भी डिसॉल्व नहीं हो रहा है। तो ओरिजिनल सोल्यूशन बनाने के लिए तुम क्या क्या करते हो, आप बोलते हो ओरिजिनल सोल्यूशन के लिए आप अपना सैंपल लेते हो, जो सॉल्ट का सैंपल था आप वो लेते हैं, और आप उसमें क्या करते हो, सबसे पहले डालते हो वाटर। अगर वाटर से काम चल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं चल पाता तो आपको डालना पड़ता है डाइल्यूट HCl। अगर डाइल्यूट HCl से बन जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं चल पाता तो हम डालते हैं कॉन्सेंट्रेटेड HCl। अगर कॉन्सेंट्रेटेड HCl से काम चल जाता है तो बहुत बढ़िया, नहीं चल पाता तो हम डाल देते हैं क्या, डाइल्यूट HNO3। यदि इससे काम चल जाता है तो बहुत बढ़िया, अगर इससे भी नहीं चल पाता तो हम क्या डाल देते हैं, एक्वा रीजिया। ठीक है साहब। और बेटा आपके 90% 98% केसेस के अंदर मेरी बात मान के चलो, आपका इनसे काम हो ही जाता है, किसी ना किसी स्टेप पे आके तो आपका ओरिजिनल सोल्यूशन रेडी हो ही जाएगा। और अगर फिर भी नहीं होगा, 2% मैंने बोला, अगर नहीं होगा तो फिर आपको पता ही है क्या करना है। सॉल्ट आपका कैसा है, इनसॉल्युबल है, आपको समझ आई गई है ये वाली बात, कोई दिक्कत की चीज है नहीं इसके अंदर, ठीक है ना। चलो, अगर यहां तक बात समझ में आई तो क्या ओरिजिनल सोल्यूशन का प्रिपरेशन दिमाग में बढ़िया तरीके से क्लियर हो गया क्या। मैंने सोडा एक्सट्रैक्ट बनाया था वहां पे एसिडिक रेडिकल्स की टेस्टिंग करने से पहले, ठीक उसी प्रकार मैंने यहां पे आपके लिए क्या बना के दिया है, आपको बना के दिया है ओरिजिनल सोल्यूशन। ओरिजिनल सोल्यूशन बनता कैसे है ये बढ़िया तरीके से समझ आ गई ना बात, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं है। अगर इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है आपको तो हम बातचीत करते हैं आगे। अगर हमें ओरिजिनल सोल्यूशन में कोई दिक्कत नहीं आ रही है तो अब बात करते हैं इस ओरिजिनल सोल्यूशन का करें क्या। तो मैंने आपको समझाया था कि जैसे ही आपका ओरिजिनल सोल्यूशन बन जाता है आप क्या करते हो, प्रिलिमिनरी टेस्ट शुरू करते हो। प्रिलिमिनरी टेस्ट कैसे करते हैं बेटा, हम अलग अलग रिएजेंट से इस ओरिजिनल सोल्यूशन को पास करवाते हैं और देखते हैं कि कौन सा रिएजेंट डालने पे क्या कंपाउंड बनता है। या तो क्लोराइड्स बन जाते हैं आपके पीपीटी बन के, या सल्फाइड्स बन जाते हैं, या कार्बोनेट्स बन जाते हैं, या हाइड्रोक्साइड्स बन जाते हैं। तो अलग अलग वैरायटी के आपके कंपाउंड्स बनते हैं पीपीटी की फॉर्म में, वो आप चेक करते हो प्रिलिमिनरी टेस्ट के थ्रू। जैसे वहां पे हम कैरेक्टरिस्टिक ओडर या कलर चेक किया करते थे, ठीक इस प्रकार यहां पे हम पीपीटी चेक किया करते हैं और फिर उन करस्पॉन्डिंग कंपाउंड्स का जो बनेंगे उनसे हम क्या करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट। तो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बिना टाइम वेस्ट करे हमारे प्रिलिमिनरी टेस्ट, कैसे, ओरिजिनल सोल्यूशन को यूज करके। तो बेटा अभी तक तो फिर भी बातें बढ़िया थी, जीवन आसान था, जीवन अच्छा था, ठीक है, पांचों रिएजेंट समझ में आ गए। पर जो अब मैं बताने जा रहा हूं, मुझे तुम्हारा 100% कॉन्सेंट्रेशन यहां पे चाहिए। 100% कॉन्सेंट्रेशन यहां होगा तब मजा आएगा चीज के अंदर, तब एक्चुअली बातें रियलाइज होंगी। क्योंकि बेटा अगर ऐसे बीच बीच में सुनते रहे, खोए खोए से सुनते रहे, तो ये बात ना इस लेक्चर के बाद भी समझ नहीं आएगी, ठीक है। फिर वही है, बार बार वीडियो खोलते रहोगे, बार बार कंफ्यूजन होता रहेगा। जब फर्स्ट टाइम इस बात को सुन रहे हैं तो बड़े ही प्यार से सुनो, बड़े ही ध्यान से सुनो। हम ट्रिक्स बात कर लेंगे कैसे इनको याद रखना है, कॉमन ट्रिक्स है जो सब जगह बताई जाती है, वैसी ट्रिक्स मैं भी तुम्हें बता दूंगा। बट समझना जरूरी है। और इसको समझने के बाद एक बार वीडियो को पॉज करना, मैं खुद से कह रहा हूं, वीडियो को पॉज करना, इस पूरे बात को समझने के बाद प्रिलिमिनरी टेस्ट को, और एक बार खुद से लिख के देख लेना, फिर ही आगे बढ़ना, फील आ जाएगा, कसम से कह रहा हूं, मजा आ जाएगा, ठीक है। क्या हम साथ साथ हैं, स्टार्ट करें। चलो भाई आओ यहां पे, फुल अटेंशन फुल फोकस के साथ देखिएगा। आप क्या करने जा रहे हो, आप हेडिंग डाल दो यहां पे, आप बात करने जा रहे हो प्रिलिमिनरी टेस्ट की। आप क्या किया बेटा, आपने सबसे पहले ओरिजिनल सोल्यूशन को ले लिया और मैंने कहा था इस ओरिजिनल सोल्यूशन को जो आपने बनाया है पिछले वाले 5 स्टेप्स को फॉलो करके आप अलग अलग रिएजेंट से पास करवाओगे, ठीक है। अब मेरी बात को कहानी की तरह सुनते जाओ बेटा। ओरिजिनल सोल्यूशन को सबसे पहले मैंने पास करवाया डाइल्यूट HCl से। जो भी ओरिजिनल सोल्यूशन मेरा बना था सबसे पहले मैंने उसको पास करवाया डाइल्यूट HCl से। अब अगर किसी चीज को मैंने किसी रिएजेंट से पास करवाया है, किसी सैंपल को किसी रिएजेंट से पास करवाया है, तो दो बातें होंगी, या तो वो सॉल्युबल होगा या वो इनसॉल्युबल होगा। यानी कि या मैं ये बोल दूं या तो वो पीपीटी बनाएगा अगर इनसॉल्युबल होगा तो, या वो पीपीटी नहीं बनाएगा अगर सॉल्युबल होगा तो मैंने दो बातें करी कि जब आप डाइल्यूट HCl से ओरिजिनल सोल्यूशन को पास करवाते हो तो दो सिचुएशन होती हैं, या तो पीपीटी बनेगा या फिर पीपीटी नहीं बनेगा, ठीक है। तो अगर ये ओरिजिनल सोल्यूशन मुझे नहीं पता किस चीज का है, मुझे तो एक सॉल्ट सैंपल दिया गया था जिसमें मैंने वो 5 स्टेप्स फॉलो करे, किसी एक स्टेप पे मेरा ओरिजिनल सोल्यूशन बन गया, अब मैं उसको टेस्ट कराने ले आया। मुझे नहीं पता अभी तक कि उस ओरिजिनल सोल्यूशन में किस चीज के आयंस हैं, राइट। तो अब मैं तुम्हें क्या कह रहा हूं, अगर तुमने उस ओरिजिनल सोल्यूशन में डाइल्यूट HCl डाला और भिड़ते के साथ ही तुम्हारा
पीपीटी बन गया वहां पे, किस किस का पीपीटी बन गया, या तो बन गया एजी का, ठीक है, अगर पीपीटी बन गया तो वो किस किस का होगा, या तो हो सकता है एजी का, या हो सकता है पीबी का, या हो सकता है Hg2+2 का, ठीक है। अगर मैं आयनिक फॉर्म में तुमसे बात करूं तो आई कैन से या तो हो सकता है Ag प्लस का, या हो सकता है Pb+2 का, या हो सकता है Hg2+2 का। और अगर पीपीटी नहीं बना तो आप अभी तक क्लूलेस हो, जो आपने पहला रिएजेंट डाला था उससे आपको कुछ भी पता नहीं चला। पर अगर पीपीटी बन गया तो फिर यह बात श्योर हो जाएगी कि इन तीनों में से ही किसी का है, किसका है वो आगे बात करेंगे, ठीक है, पक्का। तो क्या किया मैंने, ओरिजिनल सॉल्यूशन में डाइल्यूट HCl डाला बेटा, डाइल्यूट HCl डालने से अगर पीपीटी नहीं बना तो हमें कुछ पता ही नहीं चला, अगर पीपीटी बन गया तो वो इन तीन चीजों में से किसी का हो सकता है, या तो Ag प्लस का, या Pb+2 का, या Hg2+2 का। और ये पीपीटीज कैसे बनते हैं, ये बनते हैं बेटा क्लोराइड की फॉर्म में। हिंट बताता हूं, इसको याद रखने का बेटा, जो रिएजेंट डाल रहे हो उसमें जो एनायन है वैसा ही कंपाउंड बनेगा। यहां आपने HCl डाला था तो Cl माइनस था, तो ये सारे क्या बनेंगे, AgCl, PbCl2 या Hg2Cl2, तो क्लोराइड्स की फॉर्म में पीपीटी बनेंगे। समझ में आई क्या बात भाई? अगर पीपीटी बनेंगे तो इनके टेस्ट हम करके देख लेंगे, पर जहां पीपीटी नहीं बना, जहां ये रिएजेंट मेरे काम नहीं आया, वहां क्या अगला रिएजेंट डालना पड़ेगा। तो बेटा अब देखो, जहां पीपीटी नहीं बना यहां पे मैं डाइल्यूट HCl के बाद क्या करूंगा, H2S। तो बेसिकली यहां पे आपने अब इस समय क्या कर रखा है, आपने डाइल्यूट HCl डाला हुआ है और साथ में आपने अब उसमें क्या ऐड कर दिया है, H2S। ये ध्यान रखना, बच्चे कहते हैं कि इनके लिए क्या रिएजेंट डाला था, तो बच्चा टिक करके आ जाता है H2S। ये क्या है, इन पे मैं बात करूंगा, बच्चा टिक करके आ जाता है H2S। तो खाली H2S नहीं है, पहले डाइल्यूट HCl डाला था, उसके ऊपर ही तुमने अब क्या डाल दिया है, H2S डाल दिया है, ठीक है। तो डाइल्यूट HCl और H2S, जब इसमें H2S ऐड किया मैंने जहां पे पीपीटी नहीं बना, अब क्या होगा, अब अगर या तो पीपीटी बनेगा या पीपीटी नहीं बनेगा। अगर पीपीटी बन गया, अगर अब H2S ऐड करने पर पीपीटी बन गया, तो वो पीपीटी किनका होगा, तो ध्यान से सुनो, वो या तो होगा कैडमियम+2 का, या वो होगा बिस्मथ+3 का, या वो होगा कॉपर+2 का, या वो होगा Pb+2 का, या वो होगा Hg+2 का। मेरी बात ध्यान से सुनना, यहां Hg2+2 था, यहां Hg+2 है, कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। तो या तो होगा कैडमियम+2 का, या बिस्मथ+2 का, या कॉपर+2 का, या Pb+2 का, या Hg+2 का, या फिर आर्सेनिक+3 का, एंटीमनी+3 का, Sn+2 का, Sn+4 का। सॉरी, इतने सारे हमें याद कैसे होंगे बेटा, याद कराना मेरी जिम्मेदारी है। अभी एक बार सुन ले कहानी, ट्रिक बता दूंगा मैं सारी। मैंने क्या बोला, मैंने बोला डाइल्यूट HCl डालने पे अगर पीपीटी बनता है तो वो इन्हीं का हो सकता है, ये बात श्योरिटी है, और क्लोराइड की फॉर्म में होगा। और नहीं बना तो अब मैं उसमें H2S और डाल दूंगा। अगर पीपीटी बन गया तो वो इन्हीं का हो सकता है, ये बात की श्योरिटी है। अगर नहीं बना तो मुझे आगे जाना पड़ेगा किसी और चीज के साथ, कोई और रिएजेंट ऐड करना पड़ेगा। पर अगर पीपीटी बन गया तो वो इनमें से ही किसी का होगा। और ऊपर से ये क्लोराइड की फॉर्म में थे क्योंकि यहां Cl माइनस था, ये सल्फाइड की फॉर्म में होंगे क्योंकि यहां पे लास्ट कौन डला है, सल्फाइड। अगर लास्ट में सल्फाइड डला है तो ये कैसे होंगे भाई, सल्फाइड्स की फॉर्म में। मैंने कहा था ना, जो लास्ट रिएजेंट डलता है उसका एनायनिक फॉर्म देख लो, वही यहां पे हमारे पास में फॉर्म ऑफ पीपीटी बन जाएगी। कोई दिक्कत? ठीक है साहब। बेटा जी, इतने आयंस कैटायंस आपने यहां डिटेक्ट कर लिए, कुछ कैटायंस आपने यहां डिटेक्ट कर लिए, पर कैटायन खत्म तो नहीं हुए। और वो बात दिख भी रही है कि यहाँ पे पीपीटी अगर नहीं बना, सपोज करो मैंने डाइल्यूट HCl डाला ओरिजिनल सोल्यूशन में, कुछ नहीं हुआ, मैंने H2S भी ऐड करके देख लिया, अभी भी कुछ नहीं हुआ, तो अब क्या करूंगा, कुछ और करना पड़ेगा, कुछ और करना पड़ जाएगा। अगर कुछ और करना पड़ जाएगा तो अब सुनो क्या करेंगे। मैंने बोला अगर अब भी पीपीटी नहीं आता है तो अब आप क्या करो, ओरिजिनल सोल्यूशन ले लो, उसको HNO3 डाल के हीट करो। ओरिजिनल सोल्यूशन ले लो, उसमें HNO3 डाल के उसको हीट करो, फिर उसको कूल करो। जब कूल कर दोगे तो उसमें डालो NH4Cl और NH4OH। क्या डालो, NH4Cl प्लस NH4OH। और NH4OH कैसे डालो, एक्सेस में डालो, ठीक है। तो आपका अगला ग्रुप रिएजेंट क्या हो गया, आपने अब आगे क्या डाला, NH4Cl डाला और NH4OH डाला एक्सेस में। कब डाला, जब आपने HNO3 डाल के हीट किया और फिर उसको कूल कर दिया। जब आप ये NH4Cl और NH4OH एक्सेस में डालोगे तो अब क्या होंगी, दो बातें होंगी, या तो कुछ चीजें पीपीटी बनाएंगी या पीपीटी नहीं बनाएंगी। तो अब जो पीपीटी बनाएंगे वो किस किस के कहलाएंगे, वो कहलाएंगे भैया Fe+2 के, वो कहलाएगा Al+3 का, वो कहलाएगा Cr+3 का, ठीक है। इनफैक्ट Fe+2 नहीं +3, Fe+3 का, Al+3 का, Cr+3 का,
ठीक है, अगर पीपीटी बना तो इनका बना होगा, अगर नहीं बना तो मतलब अभी तक भी आपको कुछ समझ नहीं आया है, आपको और रिएजेंट डाल के देखना पड़ेगा। अब बात है कि इनके जो पीपीटी बनेंगे वो किस फॉर्म के बनेंगे। तो मैंने कहा था जो लास्ट रिएजेंट होता है उसकी एनायनिक फॉर्म, लास्ट यहां क्या है NH4OH का एक्सेस, अगर NH4OH का एक्सेस है तो OH माइनस डोमिनेट करेगा Cl माइनस के सामने, यानी कि नेचर कैसा होगा हाइड्रोक्साइड्स। तो ये कैसे बनेंगे हाइड्रोक्साइड्स। मेरी बात को ध्यान से सुनिए, ओरिजिनल सोल्यूशन लिया था, डाइल्यूट HCl डाला, अगर पीपीटी बन गया तो इन तीनों का बना होगा, नहीं बना तो H2S डाल दूंगा। H2S डालने पे अगर पीपीटी बन गया तो इनका बना होगा, नहीं बना तो अब मैं HNO3 डाल के हीट करूंगा, फिर कूल करूंगा और फिर NH4Cl और NH4OH एक्सेस में डाल दूंगा। अगर अब पीपीटी बन गया तो इनका बना होगा हाइड्रोक्साइड की फॉर्म में, नहीं बना होगा तो अभी भी कहानी खत्म नहीं हुई है दोस्त, कहानी आगे बढ़ेगी। ठीक है, अब क्या करें, अगर अब पीपीटी अभी तक भी नहीं बना तो अब हम क्या करेंगे, फिर से H2S डालेंगे। आप देखो ध्यान से, आप एक रिएजेंट डालते हो, नई बात बनती H2S डालते हो, आप एक नया रिएजेंट डालते हो, नई बात बनती H2S डालते हो। अब H2S डालेंगे, फिर क्या होगा, कुछ चीजों का पीपीटी बन जाएगा और कुछ का नहीं बनेगा। अगर पीपीटी बन गया H2S डालने पे तो वो किसका होगा, तो बेटा वो होगा या तो जिंक का Zn+2 का, या Mn+2 का, या CO+2 का, या निकल+2 का। जिंक, मैंगनीज, कोबाल्ट, निकल, अगर पीपीटी बन गया तो श्योरली इनका होगा। और किस फॉर्म में होगा भाई, ऑब्वियसली आपने क्या डाला है सल्फाइड, तो किस फॉर्म में होगा सल्फाइड। पर अगर पीपीटी नहीं बना तो कहानी आगे बढ़ेगी। परंतु एक बात बहुत ध्यान से सुनना मेरी, बहुत ध्यान से बेटा, यहां जब सल्फाइड के पीपीटी बन रहे थे और यहां भी सल्फाइड के पीपीटी बन रहे थे, इनमें कोई अंतर है क्या, अंतर एक छोटा सा है। क्या अंतर है बेटा, ये जो सल्फाइड के पीपीटी बन रहे थे ये एसिडिक मीडियम में बन रहे थे, डाइल्यूट HCl के बाद H2S डाला था, जबकि ये जो सल्फाइड के पीपीटी बने हैं ये एल्कलाइन मीडियम में बने हैं, क्योंकि NH4OH ऑलरेडी एक्सेस में डाल के आप देख चुके थे, अब आपने H2S डाला है। ठीक है, तो ये जो है आपके एल्कलाइन मीडियम में बने हैं और ये आपके एसिडिक मीडियम में। ये मेरी बात अभी सुनने में तुम्हें बड़ी चिंदी सी लग रही होगी, क्या ही बता दिया सर, ये क्या करें हम इसका, पर बेटा इस पे सवाल आया हुआ है एक बार एक एग्जाम में, करवाऊंगा वो सवाल तुम्हें, और तुम्हें जब रियलाइज हो जाएगा कि कितनी इंपॉर्टेंट थी ये छोटी सी बात भी। मैं हर लेक्चर में कहता हूं हर बात जो बताई जा रही है वो इंपॉर्टेंट है, तो ये बात ध्यान से सुन लेना। ठीक है, कहीं साइड में लिख के रख लेना शॉर्ट नोट्स में कि यहां जो सल्फाइड है ये आपके एल्कलाइन मीडियम वाले हैं और यहां जो सल्फाइड है ये आपके एसिडिक मीडियम वाले हैं। अब आगे बात सुनो मेरी, ठीक है, अगर आपने बोला H2S डालने पे पीपीटी बना तो इनका होगा, अगर नहीं बना तो कहानी आगे बढ़ेगी, और कहानी आगे बढ़ने के लिए हमें चाहिए एक और रिएजेंट। तो अब मैंने क्या किया, अगर H2S तक काम नहीं चला तो फिर से मैंने अपना ओरिजिनल सोल्यूशन लिया और इस बार क्या किया, मैंने इस बार इसमें डाला अमोनियम हाइड्रोक्साइड और साथ में डाला सॉलिड अमोनियम कार्बोनेट। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लिया और साथ में क्या डाला, अमोनियम कार्बोनेट। इस बार एक्सेस में मैंने क्या डाला है, ये अगर मैंने एक्सेस में कार्बोनेट वाली चीज डाली है तो अब जो पीपीटी बनेगा वो किस फॉर्म का बनेगा, कार्बोनेट की फॉर्म का बनेगा। तो जब बेटा ये चीज मैंने डाली, जब ये रिएजेंट डाला, तो मेरे पास फिर से दो कंडीशंस आएंगी, या तो पीपीटी बनेगा या पीपीटी नहीं बनेगा। अगर पीपीटी बना, अगर पीपीटी बना तो किसका बना होगा, या तो कैल्शियम का या स्ट्रोंशियम का या बेरियम का, और इन सबकी कौन सी फॉर्म, +2 कार्बोनेट्स बनाएंगे ऑब्वियसली। अगर पीपीटी बना तो इनमें से किसी का बना होगा। अगर अब भी पीपीटी नहीं बना, अगर अब भी पीपीटी नहीं बना तो हम फिर इसके लिए एक अलग टेस्ट करेंगे जिसको कहते हैं ग्रुप 6 का टेस्ट। कौन सा टेस्ट, ग्रुप 6 का टेस्ट। मतलब अगर आपके ओरिजिनल सोल्यूशन में कौन सा कैटायन मौजूद है वो आपको यहां तक आके भी नहीं पता चला तो फिर तो श्योर बात हो गई कि वहां पे कौन है, मैग्नीशियम आयन है जो ग्रुप 6 का होता है। सर ये ग्रुप 6 कैसे बोल दिया आपने, ग्रुप 1 2 3 4 5 का है, ये तो आपने हमें बताया नहीं, डायरेक्ट ग्रुप 6। तो बेटा वही बात अब मैं करने जा रहा हूं। पहले मुझे ये बताओ, क्या ये पूरा फ्लो चार्ट समझने में कोई दिक्कत हुई? ठीक है, आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको रिएजेंट्स के नाम पता होना चाहिए, किस रिएजेंट से क्या बन रहा है, आपको इन आयन्स याद होने चाहिए। बात करेंगे कैसे याद करना है, ये सब तो याद करने फिर भी आसान है, ये लिस्ट बड़ी है, कर लेंगे बातचीत पर। ठीक है, हमने क्या किया, एक बार और फटाफट रिकैप दे देता हूं। मैंने कहा कि मैं अपना ओरिजिनल सोल्यूशन बना के आ गया था पीछे उन 5 स्टेप से। जैसे ओरिजिनल सोल्यूशन रेडी हुआ, सबसे पहले डाइल्यूट HCl डाला। अगर पीपीटी बन गया तो वो इनका बना होगा, नहीं बना तो H2S डाला। अगर पीपीटी बन गया तो इनका बना होगा, नहीं बना होगा तो फिर ये डाला, मतलब NH4Cl और NH4OH। अगर पीपीटी बन गया होगा तो इनका बना होगा, नहीं बना होगा तो H2S डाला। अगर पीपीटी बन गया होगा तो इनका बन गया होगा, नहीं बना तो अब NH4OH के साथ अमोनियम कार्बोनेट डाला। अगर पीपीटी बन गया होगा तो इनका बना होगा, नहीं बना होगा तो हम ग्रुप 6 के लिए अलग से टेस्ट करके देख लेंगे।
ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं मेरी बात को ध्यान से सुनने के लिए कह रहा हूं तो मैं क्या कह रहा हूं, जब आपने पहला रिएजेंट डाला तो क्या आपके पास में ये 3 आयन्स आ गए? अच्छा ठीक है, मैं एक काम करता हूं, पूरी स्क्रीन एक बार क्लियर कर देता हूं, क्योंकि एज सच मैंने कुछ खास तो लिखा हुआ है नहीं, मार्किंग्स ही हैं, नोट्स आपको मिल ही जाएंगे। बेटा ध्यान से सुनना मेरी बात को। मैंने क्या कहा, मैंने कहा ओरिजिनल सॉल्यूशन में जब पहली बार डाइल्यूट HCl डाला और वो डालते ही जो क्लोराइड्स बन गए, जो सबसे पहले ही अपना टेस्ट दे गए, बेटा इनको हम क्या कहेंगे, ये है आपका ग्रुप 1, जो डाइल्यूट HCl से ही हैंडल हो गया, आगे जाना ही नहीं पड़ा। डाइल्यूट HCl से जिनकी बात नहीं बनी उनके लिए H2S डाला, H2S डालने पे कुछ आयंस का क्या हो गया, पीपीटी बन गया, इन्हें आप क्या बोल दोगे, ये है आपका ग्रुप 2। ठीक है साहब। अब आपने क्या किया, H2S के बाद में जिनसे बात नहीं बनी उनके लिए ये डाला NH4Cl और NH4OH एक्सिस, इनसे जो पीपीटी बना गए इनको आप बोलोगे ये है आपके ग्रुप 3। ठीक है, जिनकी यहां बात नहीं बनी उनके लिए H2S डाला, उसके बाद जो पीपीटी बना गए ये है आपके ग्रुप 4। अब जिनकी यहां बात नहीं बनी उनके लिए आपने ये डाला और फिर उसके बाद जो पीपीटी बना गए ये है बेटा आपके ग्रुप 5। और जिनकी ग्रुप 5 से भी बात नहीं बनी उनके लिए हम करेंगे ग्रुप 6 का टेस्ट, और ग्रुप 6 में एक ही आयन होता है, मैग्नीशियम आयन, सिर्फ एक ही आयन होता है, मैग्नीशियम आयन। ठीक है, इन सब के अलावा एक ग्रुप और होता है जीरो ग्रुप, और जीरो ग्रुप में सिर्फ एक ही स्पीशी होता है जिसको बोलते हैं हम अमोनियम आयन। अमोनियम आयन इनमें से जो भी हमने इतने सारे पढ़े हैं इनमें से कोई टेस्ट देता नहीं है, वो उसके लिए एक अलग टेस्ट करना पड़ता है, जो मैं तुम्हें पी ब्लॉक में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, टेस्ट फॉर अमोनियम आयन करके मैंने पढ़ाया था, और तुम्हें नेस्लर रिएजेंट वाला एक टेस्ट बताया था पी ब्लॉक में, अगर याद हो तो वो टेस्ट हम पढ़ेंगे अमोनियम आयन के लिए। तो हमारे पास में टोटल बेसिक रेडिकल के एनालिसिस में 7 ग्रुप्स हैं, ग्रुप 1 से लेके 5 तक तो हमारे इस तरीके से टेस्ट हो जाते हैं, और 6th वाला डायरेक्ट एक मैग्नीशियम के लिए टेस्ट करते हैं, और एक होता है जीरो ग्रुप जो अमोनियम आयन का होता है। ठीक है, तो ग्रुप 6 और जीरो ग्रुप आसान है, एक एक ही आयन है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। ग्रुप 1 से 5 तक इस तरीके से बनता है। एक बार देख लो, कोई डाउट है तो ध्यान से एक बार मनन कर लो, ध्यान से क्या बताया मैंने इतनी देर में। पानी पी लेते हैं इतने हम, आप देखिए ध्यान से। ठीक है भाई, आगे बात करें। तो बेटा ये जो मैंने आपको ग्रुप्स का क्लासिफिकेशन बताया है ये आपके सामने है, देख लो ध्यान से। ये जो है आपका, ये ग्रुप 1, ये जो आपके बने इतने सारे हैं ग्रुप 2, ये जो है ग्रुप 3, दिस वन इज योर ग्रुप 4, ये आपका ग्रुप 5, और ग्रुप 6 आपका लास्ट में आ जाता है मैग्नीशियम आयन, और ग्रुप 0 से मैं आपको मिलवा ही चुका हूं। बताओ कोई दिक्कत है यहाँ पे, आगे बात कर जाए? ठीक है, अगर इतनी बात समझ में आ गई है आपको, प्रिलिमिनरी टेस्ट की बातें हो गई हैं, तो बेटा हम क्या करते हैं ना, हम ना इनको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं। क्या चीज, आपको जो भी कंपाउंड बनते हैं, ये जो मैंने आयन बताए इनके सक्लोराइड, सल्फाइड, हाइड्रोक्साइड, कार्बोनेट, सल्फाइड, इनके ना कलर्स याद होने चाहिए। आपको क्या क्या पता होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए कौन से ग्रुप में कौन से आयन आते हैं, कौन से ग्रुप के आयन कौन से रिएजेंट से आते हैं, और इनके जो पीपीटीज बनते हैं उनके कलर क्या होते हैं। इतनी बातें आपको पता होनी चाहिए, मैंडेटरी हैं, क्वेश्चन बनता है इन पे। तो वो सब समझने के लिए हमने एक टैबुलर फॉर्म बना दी। हमने क्या करा, एक टैबुलर फॉर्म बना दी, ध्यान से देखो। हमने बोला यहां हमने ग्रुप नंबर्स लिख दिए, यहां हमने रेडिकल्स लिख दिए, यहां हमने लिख दिया उनमें कौन कौन सा रिएजेंट यूज हुआ है, यहां हमने डाल दिया कि उनसे कौन कौन से पीपीटीज बनते हैं, और यहां हमने बता दिया उनका कलर क्या होता है। सबकी बातें करेंगे, पर उससे पहले ना एक बात मुझे आपको बतानी है। क्या बात बतानी है, ध्यान से सुनो। ये जो ग्रुप 2 है ये बेटा बहुत बड़ा है ना, जो ग्रुप 2 है बहुत बड़ा है। तो ग्रुप 2 के लिए ना एक बात बताई जाती है, बेटा ग्रुप 2 वालों को येलो अमोनियम सल्फाइड के साथ आप ट्रीट करवाते हो। किसके साथ ट्रीट करवाते हो, येलो अमोनियम सल्फाइड, वाई का मतलब होता है येलो अमोनियम सल्फाइड, इसका फॉर्मूला होता है ये, जहां पे x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 n तक।
ठीक है, येलो अमोनियम सल्फाइड। ग्रुप 2 के रेडिकल्स के लिए ना येलो अमोनियम सल्फाइड का टेस्ट एक इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। क्या होता है, जब आप येलो अमोनियम सल्फाइड से इन सबको पास करवाते हो, जब आप येलो अमोनियम सल्फाइड से इन सबको पास करवाते हो तो दो तरीके की स्थिति बनती है। क्या चीज, कुछ तो आपके होंगे इनसॉल्युबल और कुछ आपके क्या होंगे, सॉल्युबल। कुछ आपके क्या होंगे इनसॉल्युबल और कुछ आपके क्या होंगे सॉल्युबल। तो बेटा ये जो टू हम लोग बोलते हैं कि कुछ आयंस जो इनसॉल्युबल होते हैं वो कौन से होते हैं, वो आपके होते हैं ये वाले। कौन से, कैडमियम +2, आपका बिस्मथ +3, आपका कॉपर +2, आपका Pb+2, ठीक है, और आपका Hg+2। ये होते हैं इनसॉल्युबल। और जो आपके सॉल्युबल होते हैं वो बचे हुए हो गए, कौन कौन से, As+3, आपका Sb+3, आपका Sn+2 और आपका Sn+4। ठीक है, हम बोलते हैं ये जो सारे इनसॉल्युबल हैं इनको आप बोलते हो 2a के रेडिकल्स, और जो आपके सारे सॉल्युबल हैं इनको आप बोलते हो 2b के रेडिकल्स। ध्यान से देखिएगा, येलो अमोनियम सल्फाइड को जब ग्रुप 2 के रेडिकल से पास करवाया जाता है तो येलो अमोनियम सल्फाइड के पास होने से वो दो तरीके से बिहेव करते हैं जैसे अभी तक करते आ रहे थे, या तो सॉल्युबल होंगे या इनसॉल्युबल होंगे। तो जो इनसॉल्युबल होते हैं वो हैं ये सारे, उनको हम बोल देते हैं 2a, और जो सॉल्युबल होते हैं वो होते हैं ये सारे, जिनको हम कह देते हैं 2b। ठीक है, तो 2a वाले रेडिकल्स आर इनसॉल्युबल, 2b वाले रेडिकल्स आर सॉल्युबल। क्लियर है, देख लो इसको ध्यान से, समझ में आनी चाहिए ये चीज कि 2a वाले रेडिकल्स जो हैं आपके वो क्या हैं, इनसॉल्युबल, और जो 2b वाले रेडिकल्स हैं आपके वो कैसे हैं, सॉल्युबल। ठीक है साहब, कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम, आगे बात करें। चलिए, अगर आगे बात करनी है हमको तो आगे स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन। ये हमने बात कर ली 2a और 2b की, तो ग्रुप 2 को हम दो तरीके से पढ़ेंगे, 2a और 2b, और उसी हिसाब से मैंने टेबल बनाई हुई है 2a और 2b, आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए पहले बता दिया। ठीक है, अब सुनना मेरी बात को ध्यान से। अगर ग्रुप 1 है जिसमें तीन रेडिकल्स हो सकते हैं, Ag+, Pb+2 या Hg2+2, तो बेटा ये रेडिकल जो है इनको याद करने का तरीका, तो इसको याद करने की दो ट्रिक्स होती हैं। या तो लिखा जाता है आज प्रभात होगा, आज प्रभात होगा, ठीक है, या फिर इसके लिए एक और बड़ी कॉमन ट्रिक है, क्या है, या इसको इंग्लिश में लिख देते हैं आप लोगों के लिए ज्यादा बेटर रहेगा। एक ट्रिक तो ये है आज प्रभात होगा, या कुछ लोग लिखते हैं आज होगा प्रभात। ठीक है, एक ट्रिक और है, ये है अजी प्यार हो गया। देखना ध्यान से, Ag+ के लिए अजी, Pb+2 के लिए प्यार, और Hg2+2 के लिए हो गया, मरकरी वालों के लिए हो गया। ठीक है, अजी प्यार हो गया, इससे आपको ग्रुप 1 के रेडिकल याद हो जाएंगे। अगर ग्रुप 1 के रेडिकल याद कर लिए तो बनाया किससे, तो आपको ध्यान ही रखना पड़ेगा, सुन के ध्यान से, डाइल्यूट HCl से बनाया था। अब मैंने कहा था जो आपका लास्ट एनायन होता है उसी नेचर का आपका क्या बनता है, प्रेसिपिटेट बनता है। तो अगर यहां पे लास्ट क्लोराइड था तो इन सबके कैसे बनने वाले हैं, क्लोराइड्स बनने वाले हैं, तो Ag+ का AgCl बन जाएगा, Pb+2 का PbCl2 बन जाएगा, Hg2+2 का Hg2Cl2 बन जाएगा। ये आपके क्लोराइड्स बन गए। अब इनके कलर, तो बेटा इनका जो कलर है वो यहां पे याद करना आसान है, इन सभी का कलर कैसा होता है, व्हाइट, ऑल व्हाइट। ठीक है, पक्का, कोई दिक्कत तो नहीं है, ट्रिक समझ में आ गई है तुम लोगों को। अच्छा, तुम लोगों को डाइल्यूट HCl का रिएजेंट पता है, तुम लोगों को पीपीटी पता है, और तुम्हें उसका कलर पता है। इतनी बातें अपन को हर ग्रुप के लिए पता होनी चाहिए। ठीक है, जब लिख के देखोगे ना म्यूट कर करके लेक्चर खत्म होने के बाद में, तुम्हें भी फील आ जाएगी। आगे बात सुनो, 2a, अगर मैं 2a की बात कर रहा हूं तो 2a में क्या हो गया, कैडमियम+2, बिस्मथ+3, कॉपर+2, लेड+2 और Hg+2। अब बेटा इसके लिए ट्रिक क्या लिखते हैं हम इसके लिए लिख देते हैं कद्दू को भिंडी से कैसे प्यार हो गया, क्योंकि Pb+2 के लिए प्यार ऑलरेडी बता दिया था, इसके लिए ऑलरेडी हो गया बता दिया था, इनके लिए बात करनी है तो हम बोलते हैं कद्दू को भिंडी से
कैसे प्यार हो गया। अंडरलाइन कर लो काम काम की चीजें। क्या? कद्दू मतलब कैडमियम, ठीक है, भिंडी मतलब बिस्मथ, कैसे मतलब कॉपर, प्यार मतलब पीबी, और हो गया मतलब मरकरी। बताओ कोई दिक्कत? कद्दू को भिंडी से कैसे प्यार हो गया? रिएजेंट हम क्या यूज करते हैं? डाइल्यूट HCl में अब हम एक्स्ट्रा क्या ऐड कर रहे हैं? H2S। तो हमने बोला डाइल्यूट HCl प्लस H2S हम ऐड कर रहे हैं। जब हमने ये ऐड करा तो हमारे पास में क्या बनेंगे? सल्फाइड बनेंगे ना। अगर हमारे पास में सल्फाइड बनने वाले हैं तो बेटा जी कैसे सल्फाइड का डिसीजन लिया मैंने बोला जो लास्ट एनायन होता है तुम्हारे रिएजेंट का, वैसा इन सबका क्या होता है? नेचर होता है। तो ये सबके सब क्या बनाएंगे? सल्फाइड्स। सल्फाइड में सल्फर पे क्या होता है? -2 होता है। और अगर यहां पे मैं जैसे कैडमियम डाल रहा हूं तो कैडमियम का +2 क्रिस क्रॉस करके क्या बना देगा? CDS बना देगा। अगर आपको बिस्मथ का सल्फाइड बनाना है तो बिस्मथ पे +3 और सल्फर पे -2, ये मिलके क्या बना देगा? Bi2S3 बना देगा। इस तरीके से बन जाएंगे आपके सारे कंपाउंड। तो जब इस तरीके से बन सकते हैं सारे कंपाउंड तो हमने वही बनाने की कोशिश करी है। कैडमियम का CDS, बिस्मथ का Bi2S3, कॉपर का CuS, +2 -2 कैंसिल कर देंगे, Pb+2 का PbS, मरकरी +2 का HgS। ठीक है, ये आपके क्या बन गए? सारे के सारे सल्फाइड्स बन गए। क्लियर है? अच्छा, अगर ये सारे के सारे सल्फाइड्स बन गए, अब इनके कलर भी ध्यान रखने होंगे। तो बेटा यहां पे आप ऐसे ध्यान रख लो, CDS जो होता है वो येलो होता है, बाकी ये सारे के सारे कैसे हो जाएंगे? ब्लैक। जैसे यहां ऑल व्हाइट थे, यहां पे ऑल ब्लैक हो गए। क्लियर है? ठीक है, तो CDS येलो है, बाकी सबके सब कैसे हैं? ब्लैक हैं। बोलो समझ में आई क्या बात? कोई दिक्कत तो नहीं है? समझ में आ रहा है? ठीक है, आगे बात करते हैं। अगर हम बात करते हैं 2B की, तो अब 2B में कौन बचे? ग्रुप 2 में इतने सारे रेडिकल्स थे, मैंने दो में बांट दिया था YAS के हिसाब से, येलो अमोनियम सल्फाइड के हिसाब से। तो येलो अमोनियम सल्फाइड में इन्होंने कैसे बिहेव किया वो समझ में आ गया। बनाएंगे तो ये भी सल्फाइड, क्योंकि रिएजेंट तो इनके लिए भी डाइल्यूट HCl और H2S ही है, परंतु यहां पे इनको याद करने की ट्रिक क्या होगी? हम बोलेंगे आर्सेनिक +3, Sb+3, Sn+2, Sn+4। तो बेटा हम बोलेंगे इनके लिए आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। देखो आज सब, तो आज मतलब आर्सेनिक के लिए, सब मतलब एंटीमनी के लिए, सन्नाटे का सन्नाटा मतलब Sn+2 के लिए, और फिर ही सन्नाटा Sn+4 के लिए। तो आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, ये क्या हो जाएगा? As+3, Sb+3, Sn+2, Sn+4। बताओ याद कर लोगे? अगर इस तरीके से ये याद कर लोगे तो इसके लिए भी रिएजेंट क्या लिया है? डाइल्यूट HCl और H2S ही तो लिया है। बेटा अगर इसके लिए भी डाइल्यूट HCl और H2S ही लिया है तो इनका भी क्या बनने वाला है? सल्फाइड ही बनने वाला है। अगर इनका भी सल्फाइड बनने वाला है तो इनके सल्फाइड्स कुछ इस तरीके के बन जाएंगे। अगर इनके सल्फाइड्स कुछ इस तरीके के बन जाएंगे तो सर सल्फाइड बनाने से डर नहीं लगता है, कलर याद करने से डर लगता है। यहां पे कलर क्या है? इसका कलर है येलो, इसका कलर है ऑरेंज, इसका कलर है ब्राउन, और इसका कलर है येलो। कैसे याद करेंगे? तो बेटा इसको याद करने की एक ट्रिक होती थी। क्या ट्रिक होती थी? आप नीचे से ध्यान रख लो, इसको ऐसे 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 मार्क कर लो। आपने बोल दिया इसे ये बॉय, तो ये बॉय मतलब येलो, ब्राउन, ऑरेंज, येलो, ये बॉय। यहां पे क्या था? ऑल व्हाइट। यहां सिर्फ कैडमियम येलो था, बाकी ऑल ब्लैक। यहां पे आपने बोल दिया ये बॉय, नीचे से, ऊपर से नहीं नीचे से, तो आपने बोल दिया इसको येलो, ब्राउन, ऑरेंज और येलो। तो Sb2S3 पे क्वेश्चन आ गया था एक बार कि Sb2S3 का कलर क्या होता है, तो अब बच्चा कहेगा सर Sb2S3 तो रैंडम कंपाउंड आ गया, कैसे कलर याद होगा? तो बेटा वो ऐसे याद होगा अगर ये याद होगा और सही टाइम पे स्ट्राइक कर जाएगा तो। ठीक है, बताऊंगा मैं जब 2A 2B के कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ाऊंगा ना, तो जब 2B का कंफर्मेटरी टेस्ट बताऊंगा, जब बताऊंगा ये बनता है एक जगह पे और इसका कलर पूछा गया था, तो ये जब बनता है एक तो वो रिएक्शन पता होनी चाहिए, और फिर ये बनते पे इसका कलर क्या था ये पता होना चाहिए। कलर जब ध्यान होगा जब ये याद होगा, ठीक है, नहीं तो छोड़ना ही पड़ जाता है सवाल। क्लियर है? फ्री के 4 नंबर है अगर याद है तो, ये बॉय। ठीक है साहब, समझ में आ गई बात? ओके, तो आपको 1 समझ में आ गया, आपको 2A समझ में आ गया, आपको 2B समझ में आ गया। बताओ कोई दिक्कत, कोई परेशानी? जीवन अभी तक संभव है, आसान है, कोई दिक्कत तो नहीं है ना? अच्छा, ये HGS था। ओके, आगे बात कर ले। हमने ग्रुप 1 और 2 डिस्कस कर लिया, अभी तो और ग्रुप डिस्कस करने हैं। अगर और ग्रुप डिस्कस करने हैं तो ग्रुप नंबर 3। अगर ग्रुप नंबर 3 की बात करनी है तो बेटा ग्रुप नंबर 3 में आपके 3 आयन निकलते हैं, Fe+3, Al+3 और Cr+3, राइट? ठीक है, इसको याद करने का तरीका क्या है? इसको याद करने का तरीका है फील कर।
तो जहां पे मैं फील से Fe और Al को एक साथ लेके आ गया, और कर का मतलब क्रोमियम, फील कर, ठीक है, Fe+3 Al+3 Cr+3। मैंने बोला इनके लिए आपने रिएजेंट क्या लिया था, आपने रिएजेंट लिया था NH4Cl और NH4OH को आपने लिया था एक्सेस में, तो यहाँ पे एक्चुअली बनता क्या था इनका, हाइड्रोक्साइड। अगर हाइड्रोक्साइड बनता था तो FeOH होल थ्राइस, AlOH होल थ्राइस, CrOH होल थ्राइस, देख लो बन गए। अब इनका कलर याद करना है, तो इनका कलर याद करना आसान है, BWG, ब्राउन व्हाइट ग्रीन, ठीक है, BWG, ब्राउन व्हाइट ग्रीन। ओके चलो ठीक है साहब, ये वाला भी याद कर लेंगे हम लोग। अब आगे बात करते हैं, तो आसान थे, अभी आगे वाले आसान है। देखो यहां पे ये मैंने डी ब्लॉक में पढ़ाया हुआ है तुम्हें, है ना, ये हो गया। फेको नहीं पढ़ाता था वहां पे, FeCO Ni को याद करने के लिए, यहां याद कर लो मनकोनी, तो जिंक मनकोनी, ठीक है। अगर जिंक मनकोनी है ये, तो हमने बोला इसकी ट्रिक क्या हो जाएगी, जिंक मनकोनी, तो जिंक मनकोनी। अगर मैंने बोला जिंक मनकोनी है ये, तो हमारे पास में इसके टाइम पे क्या रिएजेंट यूज होता था, आप बोलते थे ऑलरेडी आप एल्कलाइन मीडियम तो रखते ही हो, उसके साथ क्या रखते हो, H2S। बेटा यही बात ध्यान देने वाली है, जो थोड़ी देर पहले मैं कह रहा था कि जब ग्रुप 2 के सल्फाइड्स बनते हैं तो एसिडिक मीडियम के सल्फाइड बनते हैं, क्योंकि डाइल्यूट HCl के साथ H2S यूज होता है। पर जब आप ग्रुप 4 की बात करते हो, तो ग्रुप 4 के अंदर जो सल्फाइड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, एल्कलाइन मीडियम के बनते हैं, क्योंकि NH4OH यूज हो रहा होता है, ठीक है साहब। अगर ये बन रहा है तो ये तो श्योर है ना कि आखिरी में यहाँ OH था तो हाइड्रोक्साइड, यहां सल्फर है तो सल्फाइड बनेगा, तो क्या बनेगा, ZnS MnS COS NiS, ठीक है, ZnS MnS COS और NiS। अब इनका कलर, कलर क्या होता है, तो बेटा ZnS होता है डर्टी व्हाइट कलर का, डर्टी व्हाइट, मट मैला सा होता है व्हाइट कलर का, ठीक है। जो MnS होता है वो बफ कलर होता है, बफ को हम बोलते हैं लाइट ब्राउन, ठीक है। यहां नहीं लिखता, यहां लिख देता हूं बेटा, बफ का मतलब हम बोलते हैं लाइट ब्राउन, ठीक है। और ये दोनों हो गए ब्लैक, तो इसको याद करने की ट्रिक है व्हाइट बफेलो ब्लैक ब्लैक, क्योंकि ये भी ब्लैक और ये भी ब्लैक, ठीक है। तो आप बोलते तो इसके लिए ट्रिक हो जाएगी व्हाइट बफेलो, बफ से बफेलो लिख दिया, ब्लैक ब्लैक, ब्लैक ब्लैक दो बार क्यों, क्योंकि दो का कलर ब्लैक है, COS और NiS, ठीक है साहब। तो व्हाइट बफेलो ब्लैक ब्लैक, ZnS MnS COS NiS, क्लियर है क्या। अगर आपको ग्रुप 4 तक क्लियर है, तो अब आ गया ग्रुप नंबर 5। अगर ग्रुप नंबर 5 आया तो यार ये तो एल्कलाइन अर्थ मेटल है ना। अगर एल्कलाइन अर्थ मेटल है तो क्या होता था, बेटा मांगे कन्या सुंदर बाप राजी, तो वही वाली बात है, बस यहाँ पे कैल्शियम बेरियम और स्ट्रोंशियम है। तो इसको याद करने की ट्रिक क्या है, इसको याद करने की ट्रिक सिंपल हो गई, कन्या बेटा सुंदर नहीं बोल सकते, कन्या बड़ी सुंदर बोल देते हैं, ये हमारे थोड़ी इंटरेस्ट की बात भी हो गई है ना। तो कन्या बड़ी सुंदर, Ca2+, Ba2+, Sr2+। क्या रिएजेंट यूज होगा, तो बेटा यहां पे यूज होता है कार्बोनेट, क्या यूज होता है, कार्बोनेट, ठीक है साहब। आप बोलोगे सर वहां तो आप NH4OH और NH4CO3 पढ़ाया था आपने पीछे, तो यहां आपने NH4Cl भी ऐड कर दिया, ये क्या बात हुई। यहां तो आपने बोला था कि NH4OH और NH4CO3 होता है, तो बेटा पीछे से कैरी फॉरवर्ड होके आता है, थोड़ा सा NH4Cl के ट्रेसेस यहां मौजूद होते हैं, थोड़े से, पर एक्सेस में कार्बोनेट ही होता है। तो जो पीपीटीज हैं वो सारे के सारे किसके बनेंगे, कार्बोनेट के, कैल्शियम का कार्बोनेट, बेरियम का कार्बोनेट और स्ट्रोंशियम का कार्बोनेट। अगर इनके कार्बोनेट्स बनेंगे तो बेटा ये तो एस ब्लॉक में भी पता होता है, नहीं है तो अभी ध्यान रखना, ऑल वाइट। तो आप शुरू हुए थे ऑल वाइट से, ग्रुप 1 भी ऑल वाइट था, और आखिरी ग्रुप में भी कलर क्या आ गया, ऑल वाइट आ गया ग्रुप 5 में, ठीक है, पक्का ओके। अगर सबकी ट्रिक तुम्हें याद है, तुम्हें सारी टेबल समझ में आई, तो अब दो ग्रुप्स और जो मैंने कहे थे, ग्रुप 6 और ग्रुप 0। ग्रुप 6 में एक ही आयन है Mg2+, ग्रुप 0 में एक ही आयन है अमोनियम आयन NH4+। क्या रिएजेंट यूज होता है, तो बेटा इसके लिए आप अमोनियम हाइड्रोक्साइड के साथ डाई सोडियम हाइड्रोजन फॉस्फेट डालते हो, और ये आपके पास ये कंपाउंड बनता है, ठीक है, MgNH4HPO4, जिसका कलर होता है व्हाइट। और यहां पे अमोनियम आएंगे, पी ब्लॉक में पड़ा हुआ है, आप नेस्लस रिएजेंट डालते हो। जब आप नेस्लर रिएजेंट डालते हो तो क्या बनता है, आयोडाइड ऑफ मिलन्स बेस, NH2HgO HgI। एक बार पी ब्लॉक का लेक्चर देखिएगा जहां पे मैंने अमोनिया पढ़ाया था, ये बात आपको क्लियर हो जाएगी। और इसका कलर होता है ब्राउन। बेटा ये ना, हम प्रिलिमिनरी टेस्ट की बात कर रहे थे ना अभी तक बेटा, पर इन दोनों के लिए यही इनके क्या होते हैं, कन्फर्मेटरी टेस्ट। तो हम कन्फर्मेटरी के टाइम इस पे ज्यादा समय नहीं बिताएंगे, ये हमने अभी बता दिया कि इन दोनों के लिए कन्फर्मेटरी टेस्ट यही होता है, यही कन्फर्मेटरी है, और यही इनका क्या है,
प्रिलिमिनरी है। ठीक है साहब, ग्रुप 6 और ग्रुप 0। ग्रुप 5 तक हमें बहुत ज्यादा बात करनी पड़ेगी। ग्रुप 1 की बात करनी पड़ेगी, 2A 2B की बात करनी पड़ेगी, 3 की बात करनी पड़ेगी, 4 की बात करनी पड़ेगी, 5 की बात करनी पड़ेगी। ठीक है, करेंगे उन सब की बातें, शुरू कर ही रहे हैं अभी कंफर्मेटरी टेस्ट अपन। प्रिलिमिनरी तक कोई डाउट है तो देख लो, एक बार ये टेबल ध्यान से गो थ्रू कर लो, कोई दिक्कत है तो समझ लेते हैं, बात कर लेंगे। एक बार ध्यान से वीडियो को पीछे करके देखिए, कोई दिक्कत है तो बताइए। हमने पढ़ा ग्रुप 1, हमने पढ़ा ग्रुप 2, हमने पढ़ा ग्रुप 3, ग्रुप 4, ग्रुप 5, और सबके कलर्स। पहले का ऑल वाइट, दूसरे में CDS का येलो, बाकी ऑल ब्लैक, लास्ट वाले में ये बॉय। फिर हमने ग्रुप 3 की बात करी, ग्रुप 3 में BWG है ना। फिर हमने बात करी उसके आगे वालों पे, तो उसके आगे वालों पे हमने क्या ट्रिक सीखी थी, वाइट बफेलो ब्लैक ब्लैक। और उसके बाद में हमने जब लास्ट में बात करी थी ग्रुप नंबर 5 की, तो वहां पे वापस से सारे क्या आ गए थे, ऑल वाइट। ठीक है, चलो भैया बढ़ जाएं आगे, ध्यान रह जाएगा। सारे आयंस की ट्रिक, सारे रेडिकल्स की ट्रिक ध्यान रख लोगे, सारे कलर ध्यान रख लोगे, ग्रुप के रिएजेंट्स तुम ध्यान रख ही लोगे, स्मार्ट तुम लोग हुई, है ना। तो अब जितना अभी तक पढ़ा है उसको अप्लाई करके देखते हैं कुछ 3-4 सवालों से। ठीक है, जो भी अभी तक पढ़ा है देखते हैं उससे हम कोई क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, या उनसे कोई क्वेश्चन बना है क्या। तो बिल्कुल बना है बेटा, और वो जो बने हैं सवाल उनको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। ध्यान से देखिए पहला क्वेश्चन Which one of the following pair of ions cannot be separated by H2S and dilute HCl? इनमें से कौन सा ऐसा आयनिक पेयर है जिसको आप H2S प्लस डाइल्यूट HCl वाले कॉम्बो से सेपरेट नहीं कर सकते। बेटा पहले तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो, क्वेश्चन कह रहा है सेपरेट नहीं कर सकते। अगर आपको दो चीजों को सेपरेट करना है तो सेपरेट करने के लिए वो क्या होने चाहिए, वो दो अलग अलग ग्रुप के होने चाहिए। तभी हम एक ऐसा रिएजेंट डालेंगे जो एक ग्रुप वालों को अलग कर देगा और दूसरे वालों पे कोई रिएक्ट करेगा नहीं। पर क्या दोनों अगर सेम ही ग्रुप के हुए तो फिर तो रिएजेंट दोनों के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या उनको सेपरेट कर पाएंगे हम, नहीं कर पाएंगे। सेपरेट उन्हें किया जा सकता है जो अलग अलग ग्रुप के रेडिकल हो और आप बाहर से जो रिएजेंट डाल रहे हो किसी एक ग्रुप के साथ में रिएक्ट करे। अगर रिएजेंट ऐसा डाल दिया जो दोनों के साथ रिएक्ट नहीं कर रहा, तब भी सेपरेट नहीं कर पाएंगे। तो अब ध्यान से सोचो पहले, ये जो डाइल्यूट HCl और H2S वाला ग्रुप है, ये क्या ग्रुप 2 का तुम्हें आभास करवा रहा है क्या? डाइल्यूट HCl और H2S वाला जो ग्रुप है, क्या ये तुम्हें ग्रुप 2 की याद दिला रहा है क्या? जी हाँ। अब 2A है या 2B है इसकी बात करते हैं। तो अगर 2A है या 2B है, हमने बोला किससे सेपरेट हो जाएगा, तो अब ध्यान से सुनो ऑप्शंस। बेटा जी, बिस्मथ +3 और SN+4, ये कौन है? कद्दू को भिंडी से कैसे प्यार हो गया और सब सन्नाटा ही सन्नाटा, भले 2A और 2B हो बट है तो ग्रुप 2 की, राइट। अच्छा, जिंक और कॉपर, तो बेटा जो कॉपर है ये तो है ग्रुप 2 का, और ये जो जिंक है ये कौन से ग्रुप का है? ग्रुप 4 का। जिंक MnCONi, याद आया? जिंक MnCONi याद आया जब आप इनके सल्फाइड्स पढ़ा करते थे, ग्रुप नंबर 4 है ना। ठीक है साहब, ये हो गया ग्रुप नंबर 4। अब बात कर लो Al3+ और Hg2+, तो बेटा Al3+ कहां पढ़ते थे? फील कर ग्रुप नंबर 3, और Hg+2 पढ़ते थे ग्रुप नंबर 2 में। अगर ये Hg2+2 होता तो उसको पढ़ते थे ग्रुप नंबर 1 में। अच्छा, कोबाल्ट +2 और कॉपर +2 की बात कर दी, तो जिंक MnCO निकल ये होता था ग्रुप नंबर 4 में, और Cu+2 होता था ग्रुप नंबर 2 में। अब भाई मैंने जो रिएजेंट डाला है ये है ग्रुप नंबर 2 का रिएजेंट, तो अगर मैंने इसको यहां डाला तो सेपरेट कर देगा, ग्रुप नंबर 2 वाले को PPT बना देगा, ग्रुप नंबर 3 वाले को छेड़ेगा ही नहीं, हो गए अलग अलग। यहां डालूंगा तो भी सेपरेट कर देगा, 2 वाले के साथ PPT बना देगा, 4 वाले को छेड़ेगा ही नहीं। अच्छा, अगर मैं यहां डालूंगा तो भी सेपरेट कर देगा, 2 वाले के साथ PPT बना लेगा, 4 वाले को छेड़ेगा ही नहीं। पर अगर यहां डालूंगा तो बेटा मेरा सेपरेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि दोनों के साथ ही PPT बन जाएगा। अगर दोनों के साथ ही PPT बन जाएगा तो हम सिर्फ इससे तो नहीं कह सकते कि आपने सेपरेट कर दिया, आपको आगे कुछ और टेस्ट करने पड़ेंगे, राइट। तो आंसर फिलहाल के लिए क्या हो जाएगा? A, राइट। कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो, तो इस तरीके से इस सवाल को सोचते हैं। आगे बात करता हूं, अगला क्वेश्चन, नेस्लर्स रिएजेंट इज यूज्ड टू डिटेक्ट, अब इसको P ब्लॉक का बोल लो,
या इसको अभी अभी सॉल्ट एनालिसिस का बोल लो। ग्रुप नंबर 0 में बताया है नेस्लर रिएजेंट K2HgI4 प्लस KOH कहाँ काम आता है? ये होता है आपका अमोनियम आयन के डिटेक्शन में काम आने वाला, और अमोनियम आयन आपका होता है ग्रुप नंबर 0। कौन सा होता है? ग्रुप नंबर 0, है ना। आगे बात कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देख लो, विच इज सॉल्युबल इन येलो अमोनियम सल्फाइड। तो हम क्या बोलते थे, आपके 2A वाले तो इनसॉल्युबल होते हैं, पर आपके 2B वाले सॉल्युबल होते हैं। और 2B में कौन आता है? और सब सन्नाटा ही सन्नाटा, या आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा, यानी कि आर्सेनिक। कॉपर नहीं आता, बिस्मत नहीं आता, पीबी नहीं आता। ऑब्वियसली ये सारे के सारे किसके हैं? 2A के हैं, राइट। अच्छा, आगे बात कर लो। पासिंग H2S गैस इनटू अ मिक्सचर ऑफ दिस इन एन एसिडिफाइड सोल्यूशन। देख लो, मैंने कहा था, इसने मेंशन किया एसिडिफाइड सोल्यूशन, मतलब आपके पास में रिएजेंट क्या यूज हो रहा है? डाइल्यूट HCl प्लस H2S। अब आपको कह रहा है जब मैंने इसको पास करवाया तो बताओ किस किस का पीपीटी बनेगा। अगर हम इस बात पे ध्यान नहीं देते तो हम ये कह देते कि सर जिंक, निकल, मरकरी, कैडमियम सभी तो सल्फाइड बनाते हैं, सब सल्फाइड बनाते हैं। पर बेटा सवाल ने कहा है एसिडिफाइड वाला सल्फाइड। एसिडिफाइड वाला सल्फाइड सिर्फ ग्रुप 2 के बनाते हैं, ग्रुप 4 वाले तो एल्कलाइन वाला सल्फाइड बनाते हैं, राइट। तो अगर ग्रुप 2 वाले एसिडिक सल्फाइड बनाते हैं तो कद्दू को भिंडी से प्यार कैसे हो गया, या कैसे प्यार हो गया, या और सब सन्नाटा ही सन्नाटा। तो कद्दू आ गया और कौन आ जाएगा? हो गया, आ गया। तो CDS और HGS ये दो ही आंसर होने चाहिए, तो आंसर आ जाएगा A। समझ में आया? पक्का सोचना समझ में आया? सवाल को सोचेंगे कैसे? ठीक है। आप ये बोल सकते हो सर हमसे तो क्वेश्चन हो ही नहीं रहे, आप ही बता रहे हो तो ही समझ में आ रहा है, हमें तो याद ही नहीं हुआ। तो बेटा वो याद जब होगा जब एक बार ध्यान से इन बातों, मैंने इसीलिए कहा 100% कॉन्सेंट्रेशन के साथ सुनोगे तब सवाल बनेगा। और अगर अभी नहीं बन रहा तो एक बार नोट्स रिवाइज करके पॉलिश करके जब सवाल करोगे तब बनेगा। DPP लेवल तक आते आते तुम्हें कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि अच्छा ठीक है मैं कर सकता हूं। ठीक है, पक्का। तो टेंशन नहीं लेने का, ध्यान से सुनने का, आगे सब अपने से हो जाएगा बढ़िया तरीके से। ठीक, चलो अगर ये बात समझ में आई तो आगे बात करते हैं। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं ग्रुप 1 के कंफर्मेटरी टेस्ट। हमने आपको 5 ग्रुप्स बताए थे, छठा और जो 0 ग्रुप था मैंने कह दिया था वहीं उनका कंफर्मेटरी हो गया, वहीं उनका प्रिलिमिनरी हो गया, वो आपको ध्यान रखना है। पर ग्रुप 1 से लेके ग्रुप 5 तक आपको हर किसी के प्रिलिमिनरी से काम नहीं चलेगा, आपको हर किसी का कंफर्मेटरी करवाना पड़ेगा। आपको हर किसी का क्या करवाना पड़ेगा? कंफर्मेटरी टेस्ट। हम वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे जो हमने ओरिजिनल सॉल्यूशन बनाने के लिए किया था, जो हमने प्रिलिमिनरी के लिए किया था। क्या किया था? फ्लो चार्ट। क्या किया था? फ्लो चार्ट। तो बेटा फिर से आपका 100% कॉन्सेंट्रेशन स्क्रीन पे चाहिए मुझे। जो जो बातें मैं बता रहा हूं सुनते जाओ ध्यान से, समझते जाओ ध्यान से, फिर आगे बात कर लेंगे अपन। ठीक है, क्लियर है? कोई दिक्कत तो नहीं है? चलो सुनो फिर मेरी बात को ध्यान से। हमने क्या किया बेटा जी, हमने ना सबसे पहले हमारा ओरिजिनल सोल्यूशन ले लिया जो हम बना चुके थे, ठीक है। और हमने प्रिलिमिनरी टेस्ट में क्या किया था, हमने उसको डाइल्यूट HCl से पास करवाया था, और आपके पास ये 3 क्लोराइड्स के पीपीटी आए थे। बोलो आए थे? AgCl, PbCl2, Hg2Cl2। अजी प्यार हो गया। सबका कलर कैसा था? व्हाइट। ग्रुप रिएजेंट कौन था? डाइल्यूट HCl। ये बातें मैं बोलता रहूंगा बार बार ताकि तुम भी बोलते रहो बार बार, ताकि तुम्हें भी याद होती जाए। ठीक है, अब सुनना ध्यान से। मैंने क्या किया ना, मैंने सबसे पहले इसको हॉट वाटर से पास करवाया, गर्म पानी से पास करवाया, या बॉइलिंग वाटर से पास करवाया। ठीक है, जब मैं हॉट वाटर से पास करवाऊंगा तो दो बातें होंगी, कुछ चीजें होंगी जो पानी में घुल जाएंगी और कुछ चीजें होंगी जो पानी में नहीं घुलेंगी। तो बेटा जो PbCl2 होता है ये तो आपका पानी में घुल जाता है, पर ये जो बचे हुए दो हैं AgCl और Hg2Cl2, ये बड़े निकृष्ट तरीके के लोग हैं, बड़े दुष्ट तरीके के लोग हैं। ये जल में नहीं घुलते, ये कहते हैं हटो हम तो नहीं घुलेंगे पानी के अंदर। अब ये पानी में नहीं घुलते, ये पानी में घुल जाता है। फर्क आ गया यहाँ पे। अब आपने कोई सैंपल लिया, सपोज करो, क्वेश्चन कैसे आएगा, मैं हर बार कहता हूं खुद से सवाल पूछो, कैसा सवाल आएगा। क्वेश्चन आएगा कि आप बेसिक रेडिकल का डिटेक्शन कर रहे थे, आपने ओरिजिनल सोल्यूशन बना लिया, जब आपने उसको डाइल्यूट HCl में डाला तो आपके पास में वो कुछ पीपीटी बन गया, कुछ X नाम का पीपीटी बन गया, और जब आपने उसको हॉट वाटर में डाला तो वो क्या हुआ? सॉल्युबल हो गया उसके अंदर वो पीपीटी। तो बताओ कौन सा आयन मौजूद है? तो बेटा आयन कौन सा हो जाएगा वो? फिर Pb+2। Pb+2 की कहानी यही साफ हो गई। परंतु अगर वो इनसॉल्युबल है तो अभी तुम जवाब नहीं दे सकते, क्योंकि इनसॉल्युबल तो ये भी है और ये भी है, तो इनके लिए अलग अलग बात करनी पड़ेगी।
पर बेटा इसके लिए भी अभी बात खत्म नहीं हुई है, इसके लिए कुछ और कंफर्मेटरी टेस्ट करके देखने पड़ते हैं, क्योंकि कई बार कुछ ट्रेसेस भी आ जाते हैं साथ में। तो हम आगे बात करते हैं। हमें सॉल्युबल मिल गया PbCl2, इनसॉल्युबल मिल गई है। तो जो सॉल्युबल मिल गया ना, उसकी हम 3 तरीके की रिएक्शन करवा के देखेंगे। जो सॉल्युबल मिल गया है उसकी 3 तरीके की रिएक्शन करवा के देखेंगे, बड़ी आसान आसान। देखो ध्यान से, जब PbCl2 को Ki से रिएक्ट करवाते हो तो PbI2 का PPT बनता है। क्यों? Pb का +2 और I का I-, तो PbI2 बन गया, और K प्लस Cl- के साथ रिएक्ट करके KCl बना लेगा। तो PbI2 जो है वो येलो कलर का होता है, जो हॉट वाटर में घुल जाता है बढ़िया तरीके से। ये क्या हो जाता है? सॉल्युबल हो जाता है हॉट वाटर में। ठीक है साहब? अच्छा, अब मैंने एक इसकी रिएक्शन करवाई K2CrO4 के साथ। जब K2CrO4 के साथ कराओगे तो कुछ नहीं करना, आयन एक्सचेंज ही करना है। कैसे करना है? Pb+2 तो CrO4 2- के साथ रिएक्ट करके PbCrO4 बना लेगा, और ये KCl बन जाएगा। और PbCrO4 का कलर तो हमें D&F ब्लॉक से पता है, जब पोटेशियम डाइक्रोमेट पढ़ रहे थे, येलो कलर का होता है। कैसा होता है? येलो कलर का। क्रोमिल क्लोराइड टेस्ट के टाइम भी बताया था मैंने। तो अगर ये येलो कलर का होता है तो ये क्या होता है? इसकी खास बात है कि ये हॉट NaOH में सॉल्युबल होता है। ये कहां सॉल्युबल होता है? हॉट NaOH में। ये क्या करता है? उसके साथ कॉम्प्लेक्स बना लेता है, Na2PbOH4। Na2PbOH4। आपने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ लिया है। आई एम एक्सपेक्टिंग आपको ये नाम लिखना आता होगा इसका। आप कैसे नाम लिखोगे इसका? सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सो प्लम्बेट, और ब्रैकेट में Pb की ऑक्सीडेशन स्टेट, यानी कि 2 रोमन नंबर्स में। ठीक है? ओके जी, अगर ये समझ में आ गया तो अब मैंने तीसरी रिएक्शन करवाई इसकी H2SO4 के साथ। तो फिर से आयन एक्सचेंज रिएक्शन कराना बड़ा आसान। Pb+2 के साथ सल्फेट आयन, H+ के साथ Cl-, Pb+2 और सल्फेट आयन मिलके क्या बना देंगे? PbSO4 बना देंगे। और PbSO4 लेड सल्फेट का कलर कैसा होता है? व्हाइट। इसका कलर होता है व्हाइट, इसका होता है येलो, इसका भी होता है येलो। ये किस में घुलता है? ये एसिटिक एसिड में सॉल्युबल होता है। तो ध्यान से देखिए, ये हॉट वाटर में सॉल्युबल था, ये हॉट NaOH में सॉल्युबल था, तो ये बना रहा था, और ये आपका एसिटिक एसिड में सॉल्युबल है, तो ये बनाता है। ठीक है? किस में सॉल्युबल होता है? एसिटिक एसिड में नहीं होता है, अमोनियम एसीटेट में सॉल्युबल होता है एक्चुअली। अमोनियम एसीटेट में सॉल्युबल होता है, और अमोनियम एसीटेट में सॉल्युबल होकर ये वाला कॉम्प्लेक्स बनाता है। जहां पे जो OAC मैंने लिखा हुआ है, OAC, इस OAC को हम क्या कह देते हैं? हमने पहले भी बात करी है, इसका मतलब होता है एसीटेट आयन। ठीक है? तो आपने अमोनियम एसीटेट में जब इसको डाला तो अमोनियम ने इसके साथ कॉम्प्लेक्स बना दिया। ठीक है? कोई दिक्कत तो नहीं है? पक्का? तो बेटा जी हमने बोला अभी तक हमने क्या किया है, हमने ओरिजिनल सोल्यूशन लिया, डाइल्यूट HCl पास करवाया, AgCl PbCl2 HgCl2 आपका बन गया। इस पर आपने हॉट वाटर पास करवाया। हॉट वाटर पास करवाने से 2 बातें हुई, PbCl2 तो सॉल्युबल निकला और ये दोनों इनसॉल्युबल। तो मैंने कहा जो सॉल्युबल निकला है पहले उसका हिसाब कर देते हैं, उसको उसके घर पहुंचा देते हैं। तो PbCl2 सॉल्युबल है, तो उसकी 3 तरीके की रिएक्शन करवाई, एक Ki के साथ, एक K2CrO4 के साथ, एक H2SO4 के साथ। ठीक है? और ये उनके प्रोडक्ट्स बन गए। बेटा जब घर पे रिवाइज करो तो स्क्रीन बाय स्क्रीन, पन्ना बाय पन्ना या स्लाइड बाय स्लाइड ऐसे रिवाइज करना। मैं ना तुम्हें डराने के लिए ऐसा भी लेके आ सकता था। देखो तुम्हें एक चीज दिखाता हूं, अगर मुझे तुम्हें डराना होता तो मैं तुम्हें डायरेक्ट ये चीज पढ़ा देता। अब बेटा इसमें समझ ही नहीं आता कहां से शुरू करें कहां से खत्म करें, तो हमें एक सीक्वेंस चाहिए पढ़ने के लिए। तो फिर मैं इस यहां तक स्टेप बाय स्टेप पहुंचूंगा, हमें डरना नहीं है। पहले स्टेप पे हम स्टेप बाय स्टेप पहुंचेंगे। पहले सॉल्युबल पढ़ा, सॉल्युबल की रिएक्शन पढ़ी, फिर इनसॉल्युबल पे आएंगे, एक एक करके इनकी रिएक्शन पढ़ेंगे। जब एक एक करके सब पढ़ लेंगे फिर ये बड़ा आसान लगने लग जाएगा। पर डायरेक्ट ही ये दिखा दो तो हम कर देते हैं किताबें बंद। और इनऑर्गेनिक इसीलिए तो बदनाम है मेरे यार। इनऑर्गेनिक जनता पढ़ती इसीलिए नहीं है क्योंकि उन्हें लगता है इतने बड़े बड़े हैं ये सारे चार्ट जो हमें रटने ही पड़ेंगे, और रटने ही पड़ेंगे तो कोई मतलब नहीं है, इसको तो हम छोड़ ही जाएंगे। कोई बात नहीं, हमारे नंबर कम आएंगे या हम फिजिकल ऑर्गेनिक से उस चीज को कवर कर लेंगे। पर हम ये नहीं सोच पाते कि अगर इसको स्टेप बाय स्टेप भी पढ़ लो और अगर एग्जाम में सवाल बन गया तो बेटा कितना मजा आ जाएगा। और आप देखो ना रिएक्शंस में तो कुछ है ही नहीं। आपसे एग्जामिनर ये थोड़ी कहेगा कि रिएक्शन लिख के बताओ मुझे PbCl2 की तीनों, सब्जेक्टिव पेपर थोड़ी आ रहा है। क्वेश्चन एग्जामिनर तो आपको क्या कहेगा कि पानी में सॉल्युबल जो चीज थी ग्रुप 1 की बताओ, वो K2CrO4 के साथ रिएक्ट करके येलो PPT देती है, तो बताओ वो कौन सा आयन है। तो बेटा ये रिएक्शन आपको अगर ध्यान होगी, उसने कह दिया K2CrO4 और आपको PbCl2 यहां से चमक गया, तो PbCrO4 येलो होता है ये जानने में कितना टाइम लगेगा, ये फिगर आउट करने में कितना टाइम लग जाएगा तुम्हें? बिल्कुल टाइम नहीं लगना चाहिए। अगर टाइम नहीं लगना चाहिए तो आंसर टिक हो जाएगा। आपसे कोई ये रिएक्शन लिखवाएगा नहीं, आपको ये रिएक्शन के लॉजिक समझ आने चाहिए। और लॉजिक क्या ही है, आयन एक्सचेंज ही तो है यार।
आयन एक्सचेंज तो कर ही लोगे, कलर पता है तुम्हें बचपन से, डी एंड एफ ब्लॉक से जान रहे हो ये सारी चीजें, हो जाएगा फिर तो। ठीक है, अच्छा अब बात करते हैं, सॉल्यूबल का हिसाब कर दिया मैंने, राइट, सॉल्यूबल का हिसाब कर दिया मैंने। अब मैं आ जाता हूं इनसॉल्यूबल वालों पे। इनसॉल्यूबल में मेरे पास दो हैं जो हॉट वाटर में सॉल्यूबल नहीं थे, एक है AgCl और एक है Hg2Cl2, हाँ या ना? एक है AgCl और एक है Hg2Cl2। बेटा अब जब इनकी बातें करनी है तो पहले मैं बात करता हूं क्या, इन दोनों को मैंने पास करवाया एक्वस अमोनिया से। किससे पास करवाया? एक्वस अमोनिया, या इसको मैं क्या लिख सकता हूं, NH4OH भी तो लिख सकता हूं। एक्वस अमोनिया का मतलब NH4OH ही होता है। जब मैंने इसको इनसे पास करवाया तो देखो क्या होता है, जो AgCl होता है, जो AgCl वो तो बनाता है ये कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स बनाता है AgNH3 2Cl। ये तुम लोगों ने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ा होगा, और इसको तुम आगे ऑर्गेनिक में भी पढ़ोगे जब एल्डिहाइड कीटोन्स तुम्हें पढ़ाया जाएगा, और हम बोलेंगे ये होता है आपका टॉलरेंस रिएजेंट। ये ना टेस्ट में काम आता है एल्डिहाइड कीटोन के, इसको हम कहते हैं टॉलरेंस रिएजेंट। क्या कहते हैं? टॉलरेंस रिएजेंट। तो एक्वस अमोनिया के साथ AgCl रिएक्ट करके ये बनाता है, परंतु ये जो तुम्हारा Hg2Cl2 है ये बेटा रिएक्ट करके ये बनाता है, ध्यान से देखिए, Hg प्लस HgNH2Cl, ध्यान से देखिएगा, एक्वस अमोनिया के साथ Hg2Cl2 रिएक्ट करके बनाता है Hg प्लस HgNH2Cl। ये जो पूरा का पूरा मिक्सचर है, ये पूरा का पूरा मिक्सचर होता है ब्लैक कलर का, जिसमें Hg होता है ग्रे कलर का, ये होता है व्हाइट कलर का। ग्रे और व्हाइट को मिलाए तो लगभग ब्लैक कलर का सा मिक्सचर बन जाता है। ठीक है, पहले इसकी रिएक्शन देख लेते हैं, फिर टॉलरेंस रिएजेंट पे लास्ट में बात कर लेंगे, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट की रिएक्शन बहुत आसान है। ये जो रिएक्शन है ना सेम ऐसी रिएक्शन है, इसकी रिएक्शन थोड़ा देखना होता है तो समझ लेते हैं। तो हमने बोला हमने बनाया Hg प्लस HgNH2Cl, ये हुआ आपका एक्वस अमोनिया से रिएक्ट करके। इस पे आपने पास करवाया एक्वा रीजिया। क्या पास करवाया? एक्वा रीजिया। क्या होता है एक्वा रीजिया? कॉन्सेंट्रेटेड HCl और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 का मिक्सचर, दैट टू इन 3:1 रेशियो, जहां पे 3 पार्ट्स होते हैं HCl के और 1 पार्ट होता है HNO3 का। ठीक है, जब मैंने एक्वा रीजिया से पास करवाया तो HgNH2Cl और Hg का जो मिक्सचर था इसने बना दिया HgCl2, और जैसी HgCl2 बन गया इसको मैंने रिएक्ट करवाया SnCl2 के साथ। अब बच्चे को ये रिएक्शन याद करने में बड़ी तकलीफ होती है, बच्चों कहते हैं सर कितनी रिएक्शन याद करूं मैं, और ये तो मतलब बहुत ही अनप्रिडिक्टेबल सा है कि ये क्या रिएक्शन बनाएगा। पर बेटा अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इससे ज्यादा प्रिडिक्टेबल कुछ हो ही नहीं सकता। अगर थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो इससे ज्यादा प्रिडिक्टेबल कुछ हो ही नहीं सकता। बताता हूं क्यों। पी ब्लॉक Sn कार्बन फैमिली का एलिमेंट है, कहे सीता जी सुनो प्रभु, कार्बन सिलिकॉन जर्मेनियम टिन और लेड, टिन आपका कार्बन फैमिली का है। याद करना जरा, इनर्ट पेयर इफेक्ट लगता था क्या? इनर्ट पेयर इफेक्ट लास्ट के मेंबर पे लगता था, तो आप कहते थे पीबी के लिए तो +2 ज्यादा स्टेबल है +4 से, पर Sn के लिए +4 ज्यादा स्टेबल है +2 से। सही बात है। अगर Sn के लिए +4 ज्यादा स्टेबल है +2 से, तो Sn क्या +2 में रहना चाहेगा या +4 की तरफ जाना चाहेगा? +4 की तरफ जाना चाहेगा। इसका रीजन क्या है? इनर्ट पेयर इफेक्ट। तो बेटा मैंने बोला Sn आपका +2 से कहां जाना चाहेगा? +4। बेटा Sn खुद क्या होना चाहेगा? ऑक्सीडाइज। +2 से +4 खुद ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो सामने वाले को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। Hg ऑलरेडी +2 में है, किस में चला जाएगा? Hg में चला जाएगा। तो SnCl2 आपका कैसे एक्ट करता है? रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है। तो अगर इतना सा दिमाग लगा लोगे तो क्या घिस जाएगा, और देख लो हो गई रिएक्शन। Hg +2 से कहां चला जाएगा? Hg में, और इसका कलर कैसा है? ग्रे। कलर कैसा है? ग्रे, क्योंकि Hg का कलर ग्रे होता है, तो हमने पहले डिस्कस कर लिया। तो चीजों को लॉजिक से समझो, स्टेप बाय स्टेप समझो, कोई जल्दीबाजी नहीं है। यहां तक तो सारी बातें क्लियर ही है, तो बहुत आसान था, है ना? ये CH3COH नहीं था, ये CH3CONH4 था। यहां तक बातें अगर आसान थी तो बेटा यहां बात करते हैं। हमने बोला इस इनसॉल्युबल मिक्सचर में, ध्यान से सुनना मेरी बात, मैंने एक्वस अमोनिया पास करवाया। एक्वस अमोनिया पास करवाया मतलब NH4OH पास करवाया। सिल्वर वाला ने तो कॉम्प्लेक्स बना दिया टॉलरेंस रिएजेंट, पर मरकरी वाले ने ये मिक्सचर बना दिया ब्लैक कलर का। अब इस पे मैंने एक्वा रीजिया जब पास करवाया तो ऑब्वियस सी बात है, क्लोरीन मेरा एक्सेस में है, तो क्लोरीन का प्रोडक्ट बनने वाला है, तो HgCl2 बन गया। अब HgCl2 पे जब SnCl2 का रिएक्शन करवाया, वो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, खुद तो +4 में ऑक्सीडाइज हो जाएगा, मरकरी को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा, मेटालिक फॉर्म में ला देगा। किस फॉर्म की हो जाएगी? ग्रे कलर की आ जाएगी।
रिएक्शन समझ में आ गई? अगर ये रिएक्शन भी समझ में आ गई तो बस बेटा अब तो बचा ही गया, अब तो एजी वाली रिएक्शन बची है। और मैंने कहा था एजी की रिएक्शन क्या है, जो रिएक्शंस यहां करवाई हैं वो सेम रिएक्शन यहां करवाओगे, फर्क सिर्फ इतना है यहां H2SO4 यूज हुआ था और यहां HNO3 यूज होगा, दैट्स इट। देखो KI का रिएक्शन कराओगे तो Ag प्लस I माइनस के साथ रख के AgI का पीपीटी बना लेगा। अच्छा, K2CrO4 के साथ कराओगे तो Ag2CrO4 का पीपीटी बन जाएगा, और जब HNO3 के साथ कराओगे तो AgCl का पीपीटी बन जाता है। ठीक है, ध्यान से देखो, AgCl व्हाइट होता है सबको पता है, AgI येलो होता है सबको पता है, Ag2CrO4 एक नया है, इसके लिए कलर होता है ब्रिक रेड। कलर कैसा होता है इसका बेटा? ब्रिक रेड। ये नया है आपके सामने तो इसका कलर ध्यान रखना है। तो क्या ग्रुप 1 के सारे टेस्ट बड़े ही अच्छे तरीके से समझ आ गए क्या? ग्रुप 1 के सारे टेस्ट अच्छे तरीके से समझ आ गए क्या? क्या करना है अब? पॉज करना है, ध्यान से एक बार सुन लो वापस वीडियो चाहे पीछे करके, फिर पॉज करके खुद लिख के देखो सीक्वेंस जो मैंने बताया वही सीक्वेंस। क्या? सबसे पहले डाइल्यूट HCl का रिएक्शन, हॉट वाटर का रिएक्शन, सॉल्युबल वाले का चिट्ठा पट्टा एक जगह कर दो, सॉल्युबल के बाद इनसॉल्युबल पे आ जाओ, इनसॉल्युबल में मरकरी वाले को सॉर्ट कर दो, मरकरी वाले के बाद टॉलरेंस रिएजेंट को सॉर्ट कर दो। और आपको हर जगह लॉजिक पता है, बहुत ज्यादा रटना नहीं पड़ेगा। यहां ये क्यों बना? क्योंकि कॉन्सेंट्रेटेड HCl ज्यादा एक्सेस में था, 3:1 में था। अब SnCl2 क्यों बना? क्योंकि रिड्यूसिंग एजेंट है। ये वाले क्यों बने? आयन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं। ये वाले क्यों बने? आयन एक्सचेंज रिएक्शंस हैं। ठीक है साहब, कोई दिक्कत तो नहीं है? बाकी बेटा जितना ज्यादा पढ़ोगे, जितना ज्यादा इनको गो थ्रू करोगे ना, उतना तुम्हारे लिए अच्छा होगा। ठीक है, जितना ज्यादा रिवाइज करोगे, मोर यूल रिवाइज, मोर यूल लर्न, मोर यूल रिटेन, एंड मोर यूल रिटेन, मोर यूल बी एबल टू अप्लाई इन द क्वेश्चंस, राइट? ठीक है भाई, अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं है तो क्या हमने ग्रुप 1 निपटा दिया है, तो हम अब ग्रुप 2 की तरफ चल दें क्या? अगर हमने ग्रुप 1 निपटा दिया है तो क्या हम ग्रुप 2 की तरफ चल लें क्या? बेटा अगर ग्रुप 2 की तरफ चल रहे हैं तो ग्रुप 2 में आपको ध्यान होगा हमें 2 तरीके के पढ़ने होंगे, 2A और 2B। अभी से ही बता रहा हूं क्योंकि हम ऑलरेडी पहले डिस्कस करके आए हैं और हमें अच्छे से पता है कि जो 2A होता है वो क्या होता है, इनसॉल्युबल होता है येलो अमोनियम सल्फाइड में, और जो आपका 2B होता है वो क्या होता है, सॉल्युबल होता है जो 2B होता है वो आपका क्या होता है, सॉल्युबल होता है। इसमें सॉल्युबल होता है येलो अमोनियम सल्फाइड में, राइट? और आपको इनकी ट्रिक्स भी पता है याद करने की। तो देखो बेसिकली हमने क्या किया था, इसके लिए प्रिलिमिनरी टेस्ट क्या था बेटा? हमने बोला था ओरिजिनल सोल्यूशन है जिसको मैंने डाइल्यूट HCl और H2S से पास करवाया है, तो मेरे पास में सल्फाइड्स बन जाएंगे। कद्दू को भिंडी से कैसे प्यार हो गया, और सब सन्नाटा ही सन्नाटा, या आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। ठीक है, ये आपके पास में सारे सल्फाइड्स बन गए थे। मैंने कहा था सल्फाइड्स जो हैं उसको आप सबसे पहला टेस्ट यहां क्या करवाओगे, इसको पास करवाओगे येलो अमोनियम सल्फाइड से, जिसका फॉर्मूला होता है NH4⁻²SX, और जहां x की वैल्यू जो है वो 1 से n तक कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 6 10 11 12 कुछ भी। ठीक है, जैसे येलो अमोनियम सल्फाइड से पास करवाते हो पहले ही तुम्हारे ग्रुप 2 के रेडिकल्स 2 हिस्से में बट जाते हैं, कुछ सॉल्युबल होते हैं और कुछ इनसॉल्युबल होते हैं। मैंने आपको बताया था 2A वाले कैसे होते हैं, इनसॉल्युबल, और 2B वाले कैसे हो जाते हैं भाई, सॉल्युबल। ये बात तो पहले से ही जानते हैं, सवाल करके आ चुके हैं इसका, राइट? कोई दिक्कत ही नहीं है यहां तक, तो क्लियर है? अच्छा जी, अगर यहां तक क्लियर है तो अब हम चलते हैं, अब हमें 2A और 2B क्योंकि 2 समझ में आ गए हैं, तो पहले हम कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ेंगे 2A का, और उसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट पढ़ेंगे बेटा 2B का। बताओ क्या हम साथ साथ हैं? समझ में आ रही है बातें? लॉजिक है, रटना बहुत ज्यादा तो नहीं पड़ रहा। देखो एक बात मैं तुम्हें ऑनेस्टली बता देता हूं, कुछ जगहें ऐसी भी आएंगी जहां रटना पड़ेगा, मैं खुद बोलूंगा कि इसको याद ही रखना पड़ेगा, पर हाँ जितना कोशिश हो पाएगा। हमने आज तक इनऑर्गेनिक में यही किया, जिस दिन से हम साथ साथ हैं, कि हम इनऑर्गेनिक में लॉजिक से ही समझते हैं चीजों को, बट हाँ यहाँ पे कुछ जगहों पे बेटा मेरी भी मजबूरी है, वो चीजें हमें याद ही रखनी पड़ेंगी। तो दैट आई विल टेल यू बाय माई सेल्फ कि बेटा इसको याद रख लो, पर हाँ बाकी चीजें जितनी लॉजिक हो पाएगी हम उतना लॉजिक समझेंगे। ठीक है, सॉल्ट एनालिसिस को हमें डर नहीं बनाना है, सॉल्ट एनालिसिस को अच्छा करके जाना है ताकि हम सवाल कर पाए। जेईई एडवांस में ना बेटा कॉम्प्रिहेंशन का सवाल आ जाता है जिसमें सारे रेडिकल्स वो मिक्स कर देता है, बेसिक के सारे ग्रुप, एसिडिक के सारे ग्रुप। अब वो जब भी आप अटेम्प्ट करने की हिम्मत भी कर सकते हो जब आपको अच्छे से चैप्टर पूरा ध्यान हो। अगर ऐसा ना कि सिर्फ कुछ पार्ट पढ़ के गए और कुछ छोड़ के गए हैं, तो चलो यार पढ़ के तो देख लेते हैं, तुक्का लगा लेते हैं, बन जाएगा तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ जाएंगे, टाइम वेस्ट और हो जाएगा और सवाल नहीं बन पाएगा।
तो इसलिए ये पूरा पार्ट अच्छे से आना चाहिए, क्वेश्चन करना मजा आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं? चलो, अगर मैं आगे बात करता हूं तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं ग्रुप 2A के कंफर्मेटरी टेस्ट। हम क्या स्टार्ट कर रहे हैं? 2A के कंफर्मेटरी टेस्ट। सुनो ध्यान से, 2A में कौन कौन आता है? ये आते हैं आपके, सुनते जाना फिर से मेरी बात को ध्यान से, जैसे जैसे मैं बताता जा रहा हूं। ठीक है, ठीक है बेटा। सबसे पहले मैंने, याद करो, ग्रुप 1 में क्या किया था? हॉट वाटर में डाला था। यहां पे बेटा मैं डाइल्यूट HNO3 में डाल रहा हूं। क्या कर रहा हूं? डाइल्यूट HNO3 में डाल रहा हूं। यदि मैं डाइल्यूट HNO3 में डाल रहा हूं, दो ही बातें होंगी, या तो घुलेगा या नहीं घुलेगा, सॉल्युबल होगा या इनसॉल्युबल होगा। तो बेटा आप देखते हो यहां पे जो HGS है वो आपका क्या होता है? इनसॉल्युबल। और ये जो बचे हुए सारे हैं ये होते हैं सॉल्युबल। ये सब देखो करस्पॉन्डिंग नाइट्रेट बना के बैठ गए हैं। ठीक है जी, तो ये है इनसॉल्युबल, ये है सॉल्युबल। पहले इनसॉल्युबल का चिट्ठा पट्टा अलग कर दें क्योंकि वो कम है। अगर इनसॉल्युबल का चिट्ठा पट्टा अलग करना है तो सुनो ध्यान से, इस HGS को जो इनसॉल्युबल था आपने एक्वा रिजिया से पास करवाया। मरकरी के लिए एक्वा रिजिया सबसे बेस्ट रहता है क्योंकि वो HgCl2 में कन्वर्ट कर देता है। अब एक बार HgCl2 आ गया तो तुम खेल सकते हो, तुम कई तरीके की रिएक्शन करवा सकते हो। तो मरकरी के लिए जनरली एक्वा रिजिया यूज करते हैं, तुम अभी तक देख चुके होगे 2 बार, है ना। Hg2+2 में भी यही किया था और Hg+2 में भी यही कर रहे हैं। तो बेटा जब यहां मैंने एक्वा रिजिया यूज किया तो मेरे पास में क्या बना? HgCl2 बन गया। अब इस HgCl2 की एक रिएक्शन तो तुम्हें अच्छे से अभी तक पता ही है, जो मैं अभी पहले ही बता के आया हूं कि जब इसको SnCl2 से रिएक्ट करवाते हैं तो SnCl2 रिड्यूसिंग एजेंट की तरह एक्ट करता है, खुद तो ऑक्सीडाइज हो जाता है SnCl4 में और इसको लाके छोड़ देता है Hg में। तो एक्चुअली वो रिएक्शन जब होता है जब SnCl2 एक्सेस में है, पहले यहां से ये बनता है और फिर यहां से आपका ये बनता है। तो ये पता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं पता तो डायरेक्ट याद रखोगे तो भी चलेगा कि HgCl2 पे SnCl2 रिएक्ट करके डायरेक्ट Hg बना देता है। सेम इसी प्रकार जब इस पे आप कॉपर का रिएक्शन कराते हो तो कॉपर खुद तो चला जाता है आपका ऑक्सीडाइज होके, इसको क्या कर देता है? रिड्यूस। HgCl2 किस में कन्वर्ट हो जाता है? Hg में। तो HgCl2 से Hg जाने के 2 तरीके आपको मैंने बताए, या तो SnCl2 की मदद ले लो या कॉपर की मदद ले लो। ठीक है साहब, पक्का? अच्छा, क्यों कॉपर की मदद ले लो? क्योंकि बेटा सोचो कॉपर तो एक अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट होना भी चाहिए ना। वो E0 वाला डेटा याद करो। ठीक है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट की बातें हुई भी हैं। तो कुल मिला के हमने SnCl2 से रिएक्शन करवा दिया और कॉपर से रिएक्शन करवा दिया। अब मैंने बोला अगर इसको Ki से रिएक्ट करवा दूं तो क्या होगा? आयन एक्सचेंज हो जाएगा, KCl बन जाएगा और HgI2 बन जाएगा। Hg पे +2, I पे माइनस, क्रिस क्रॉस हो गया, HgI2 बन गया रेड कलर का। पर अगर मैं अभी भी नहीं रुका, मैंने कहा मैं तो और Ki डालूंगा, तो बेटा फिर यहां कॉम्प्लेक्स बन जाता है K2HgI4। याद करो K2HgI4 कहीं सुना हुआ है क्या? नेस्लर्स रिएजेंट K2HgI4 प्लस KOH का मिक्सचर, तो वो नेस्लर्स रिएजेंट वाला हिस्सा बन गया जो कलरलेस है। कैसे? जब HgCl2 पे एक्सेस Ki पास हो गया। पहले तो Hgi बना था, Hgi2, और फिर आपने जब एक्सेस पास करवा दिया तो K2HgI4 बन गया, राइट। अच्छा, अब मैंने क्या किया? जब एक्सेस NaOH पास करवा दिया तो HgO का PPT बन जाएगा येलो कलर का। और ये जब पास करवाया ये, तो बेटा ध्यान ही रखना पड़ेगा, कोबाल्ट नाइट्रेट पे जब अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो बेटा ये कॉम्प्लेक्स बनता है जो डीप ब्लू कलर का होता है। जो कैसा होता है? डीप ब्लू कलर का होता है। NH4 होल ट्वाइस COSCN होल 4। ठीक है, ये ध्यान रखना पड़ेगा आपको। बाकी तो ठीक है, समझ में आ रही है। NaCl बन जाएगा और ये मर्क्यूरिक ऑक्साइड बन गया, ये आपका आयोडाइड से HgI4 बन गया और वहां पे डायरेक्ट Hg बन गया और कॉपर ने डायरेक्ट Hg बना दिया। ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, ऑल राइट, कर लेंगे। कलर इंपॉर्टेंट है, डीप ब्लू कलर का आता है। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि आपके पास में जब आपने कोई 2A का रेडिकल था या आपका कोई बेसिक रेडिकल था जिसको येलो अमोनियम सल्फाइड से पास करवाया तो वो इनसॉल्युबल था, तो पता चला 2A का है। जब आपने उसको डाइल्यूट HNO3 से पास कराया तब भी इनसॉल्युबल था, तो पता चला HGS है। जब HGS को तुमने फर्दर कोबाल्ट नाइट्रेट और अमोनियम थायोसाइनेट के साथ रिएक्ट करवाया तो एक डीप ब्लू कलर का कंपाउंड बन रहा है। बताओ कौन सा आयन है? मरकरी आयन है। ठीक है, इस तरीके से क्वेश्चन आता है। चलो साहब, ये समझ में आ गई बात। अगर इनसॉल्युबल का चिट्ठा पट्टा हमने सॉल्व कर दिया तो अब बारी आ गई सॉल्युबल वालों की। अब किसकी बारी आ गई? सॉल्युबल वालों की। अब जब सॉल्युबल वालों की बारी आई है तो अब इन सॉल्युबल वालों को मैंने अगले रिएजेंट से पास करवाया। डाइल्यूट HNO3 से करवा चुके थे, अब मैंने कहा डाइल्यूट H2SO4 से पास करवा दो। किससे पास करवा दो? डाइल्यूट H2SO4 से। जब डाइल्यूट H2SO4 से पास करवाओगे तो सिर्फ लेड है जो सॉल्युबल होगा, ये सारे के सारे अभी भी क्या रहेंगे? इनसॉल्युबल। सिर्फ लेड ऐसा है जो सॉल्युबल रहा होगा, ये बचे हुए सारे कैसे रहे होंगे? इनसॉल्युबल।
अब अगर लेड सॉल्युबल है तो अब ये एक ही है, तो अब इसका चिट्ठा पट्टा अलग कर दें। अगर इसका चिट्ठा पट्टा अलग कर देते हैं हम, तो अब इसकी रिएक्शंस देख लो यार। आप इसको अमोनियम एसिडेट से पास करवाते हो, तो बेटा ये तो मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, ये पार्ट तो तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो ग्रुप 1 के अंदर। ये पार्ट तुम ऑलरेडी पढ़ के आए हो ग्रुप 1 के अंदर। देखो जब लेड सल्फेट बना था, अमोनियम एसिडेट से पास करवाया था, तो ऐसा हो जाता था, PbI2 के साथ कैसे रिएक्ट करता था, K2CrO4 के साथ कैसे रिएक्ट करता था, तुम्हें सारी बातें पता है। अगर तुम्हें सारी बातें पता है तो बेटा यहां तो टाइम वेस्ट करने की जरूरत ही नहीं है, ये बातें तो हमें आती हैं। देख लो ध्यान से, हमने बोला अमोनियम एसिडेट से पास करवाएंगे तो आपका क्या होगा, ये बनेगा कॉम्प्लेक्स। जब इसे एसिडिफाई करवाते हो और फिर Ki से पास करवाते हो तो PbI2 बन जाता है, और K2CrO4 से पास कराते हो तो PbCrO4 बन जाता है। ये भी येलो और ये भी येलो। मेरा एक डाउट है जो तुम मुझे बताओगे, तुम्हारे लिए होमवर्क है भाई, Pb+2 का डिटेक्शन जब ग्रुप 1 में हो ही चुका है तो उसको ग्रुप 2 में भी क्यों लेके आए हैं हम? जब एक जगह पे डिटेक्शन हो गया ग्रुप 1 में, तो वाई इट इज इन्वॉल्व इन ग्रुप 2 एज वेल? सोचना, रिसर्च करना, फिर बात करेंगे अगली क्लास में, ठीक है? दिस इज द होमवर्क फॉर यू कि वाई Pb+2 इज इन्वॉल्व इन ग्रुप 2 एज वेल व्हेन इट्स एनालिसिस हैज ऑलरेडी बीन कंडक्टेड एंड टेस्टेड एंड ट्राइड इन ग्रुप 1। ठीक है, आगे बात करें। चलो PbSO4 को भी हमने सल्टा दिया। अब हमारे पास कहानी बची इन तीन की, कॉपर का नाइट्रेट, कैडमियम का नाइट्रेट, बिस्मथ का नाइट्रेट। क्या यहां तक बातें समझ में आई क्या बेटा? मैंने ना डाइल्यूट HNO3 पास करवाया था सल्फाइड के ओर से, HGS इनसॉल्युबल था, बाकी सारे सॉल्युबल थे। HGS इनसॉल्युबल था तो उसको एक्वा रिजिया से पास करवा के ये रिएक्शन समझ ली। अब मैंने कहा जब ये सारे सॉल्युबल थे तो अब इनसे डाइल्यूट H2SO4 पास करवाया, PbSO4 बन गया, जो सॉल्युबल था, ये सारे इनसॉल्युबल रहे। तो जो सॉल्युबल था उसकी रिएक्शन करवाई, वहां मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगाना पड़ा क्योंकि ये मैंने ऑलरेडी डील कर लिया था ग्रुप 1 में। हमने इसको ऑलरेडी कहां डील कर लिया था? ग्रुप 1 में डील कर लिया था, राइट? अब आते हैं इन पे, ये जो बच गए आपके नाइट्रेट्स। अब इन नाइट्रेट का क्या करें तो सुनो ध्यान से। इनके नाइट्रेट के लिए मैं क्या करने जाता हूं, इनको एक्वस अमोनिया से पास करवाता हूं। कहां से पास करवाता हूं? एक्वस अमोनिया से। जब बेटा एक्वस अमोनिया से पास करवाऊंगा तो एक एक करके सुनना मेरी बातों को, बहुत इंपॉर्टेंट बातें शुरू हो रही है, बहुत इंपॉर्टेंट। इन तीनों की रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये बड़े एंड में जाके रिएक्ट करते हैं। 2A का टेस्ट इसलिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है? ध्यान से सुनिएगा। जब बिस्मथ नाइट्रेट इससे पास होता है तो हाइड्रोक्साइड बना लेता है। भाई सिंपल सी बात है, आयन एक्सचेंज हो जाएगा, अमोनियम का नाइट्रेट बन जाएगा, बिस्मथ का हाइड्रोक्साइड बन जाएगा। हाइड्रोक्साइड बन गया जो व्हाइट कलर का था, इसको मैंने डाइल्यूट HCl से पास करवाया। ध्यान से देखना, HNO3 आया, H2SO4 आया, एक्वस अमोनिया आया, अब डाइल्यूट HCl आया। डाइल्यूट HCl बनाया तो फिर से आयन एक्सचेंज हो जाएगा भाई, वाटर बन जाएगा और बिस्मथ का क्लोराइड बन जाएगा। ये बिस्मथ का ट्राइहेलाइड बन गया। याद करो मैंने तुम्हें ट्राइहेलाइड का हाइड्रोलिसिस पढ़ाया था नाइट्रोजन फैमिली में, NCl3, PaCl3, AsCl3, SbCl3, BiCl3। मैंने मैकेनिज्म भी बताया था क्या होता है, और मैंने कहा था एंटीमनी और बिस्मथ जो होते हैं वो हाइड्रोलिसिस पे डायरेक्ट क्या बनाते हैं, ऑक्सी क्लोराइड बनाते हैं, जिसका कलर कैसा होता है, पर्ल व्हाइट। कलर कैसा होता है, पर्ल व्हाइट, BiOCl बनता है आपका, ठीक है? अगर उस पर डाइल्यूट HCl डाल दोगे तो वापस यहां आ जाएगा, पानी डालोगे तो वो उधर चला जाएगा। एक रिएक्शन तो ये हो गई। अब BiCl3 की कुछ रिएक्शंस और हैं, जैसे कि जब आप Ki से पास करवाओगे तो फिर से आयन एक्सचेंज हो जाएगा, आयन एक्सचेंज हो जाएगा तो BiI3 बन जाएगा। पर Ki ना कभी भी एक बार में मानता ही नहीं है, Ki हमेशा एक्सेस में डाल के कॉम्प्लेक्स ही बनाना चाहता है। तो यहां पे भी जब और Ki डाल दोगे तो वो क्या कर लेगा, आपका ऑरेंज सोल्यूशन बना लेगा, एक कॉम्प्लेक्स बना लेगा KBiI4, ठीक है? अच्छा, H2SO4 में डालोगे तो आयन एक्सचेंज हो जाएगा, बिस्मथ का सल्फेट और हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ मिलकर HCl। कैसी गैस आएगी, पंजेंट स्मेल की गैस आएगी, क्योंकि HCl की स्मेल तो पंजेंट ही होती है। ये कंफर्म कर देगा कि बिस्मथ आयन है। अच्छा, और या फिर बेटा ये याद रखना पड़ेगा कि जब इस रिएजेंट से पास करवाते हैं Na2SO2 और NaOH, तो बिस्मथ का पीपीटी आता है ब्लैक कलर का। कैसा पीपीटी आता है, ब्लैक कलर का। तो मैंने क्या बोला, आपका जो बिस्मथ का नाइट्रेट था, जब एक्वस अमोनिया डाला तो बिस्मथ का हाइड्रोक्साइड बना, डाइल्यूट HCl डालने पर बिस्मथ का क्लोराइड बना, पानी डालने पे पर्ल व्हाइट बन गया। समझ में आ गया? पर पर्ल व्हाइट पे कंफ्यूजन हो सकता है, एंटीमनी भी तो हो सकता है वो। अब एंटीमनी होगा कि नहीं होगा तो वो तो जब होगा ना जब वो इस ग्रुप में आएगा। पर बेटा वो 2B में आता है, पर वहां भी पर्ल व्हाइट बनाता है। तो पर्ल व्हाइट खाली सफिशिएंट नहीं था, तो मैंने 3 रिएक्शंस और करवा के देखी। H2SO4 वाले से डायरेक्ट ही पता चल रहा है, और बाकी ये तो आपके हैं ही हैं।
यहाँ ब्लैक पीपीटी, यहाँ पंजेंट स्मेल, और यहाँ पे पहले ब्लैक पीपीटी और फाइनली आपका ऑरेंज सोल्यूशन बन रहा है ऑरेंज कलर का, राइट। ये हो गई बिस्मथ की बात। अब करते हैं कॉपर कैडमियम की बात। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन पे क्वेश्चन ऑलरेडी पूछा जा चुका है जेई में, ठीक है, एडवांस में, तो इसको ढंग से सुनना मेरी बात। एडवांस में पूछा जा सकता है तो मेंस वाला पूछ सकता है, और एडवांस वाला घुमा के पूछ सकता है सवाल किसी तरीके से। तो कॉपर और कैडमियम का ना एक्वस अमोनिया से पास करा के तीनों ही हाइड्रोक्साइड बना लेंगे, पर देखो कैडमियम का हाइड्रोक्साइड सीधा बन गया, बिस्मथ का हाइड्रोक्साइड सीधा बन गया, ये ब्लू कलर का, ये व्हाइट कलर का। कॉपर का हाइड्रोक्साइड देखो, इसको हम बोलते हैं बेसिक कॉपर सल्फेट। इसको हम क्या बोलते हैं? बेसिक कॉपर सल्फेट। कैसे बनता है ये बेटा? क्या होता है ना कि जो CuS होता है शुरुआत में तुम्हारा CuS, जब ये डाइल्यूट HNO3 के साथ में रिएक्ट करता है तो एक कॉपर नाइट्रेट तो बना लेता है, पर साथ में ना कुछ सल्फर के ट्रेसेस भी रह जाते हैं। सल्फाइड जो होता है उसमें से कुछ सल्फर के ट्रेसेस निकलते हैं, और वो पड़े 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 किस में कन्वर्ट हो जाता है? सल्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। तो वो इस तरीके से दिखाई देता है कि बनना तो हाइड्रोक्साइड ही था, पर साथ में वो सल्फेट वाला पार्ट भी आ गया, और क्योंकि सल्फेट वाला पार्ट भी आ गया तो इसका एल्कलाइन नेचर है OH की वजह से, तो हम बोलते हैं बेसिक कॉपर सल्फेट है इसका नाम, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने बोला अब इनसे फिर से NH4OH पास करवा दो। पहले आपने एक्वस NH3NH4OH पास करवाया था, आपने कहा फिर से पास करवा देते हैं एक्सेस। जब एक्सेस NH4OH पास करवाओगे तो बेटा ये चीज समझ लो, जब भी किसी चीज का एक्सेस जाता है ना तो वो कॉम्प्लेक्स ही बना के छोड़ता है। तो फिर से अगर एक्सेस जाएगा तो यहाँ कॉपर का कॉम्प्लेक्स बन जाएगा CuNH3 2+, यहाँ कैडमियम का बन जाएगा CdNH3 2+। सल्फेट लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, यहाँ लगाना पड़ेगा कि बेसिक कॉपर सल्फेट है तो उसकी पहचान है। एक जैसा कॉम्प्लेक्स बन गया बेटा, ये डीप ब्लू कलर का होता है और ये कलरलेस होता है। ये एक डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर है कि कैडमियम का जो एक्सेस अमोनिया में जो बनता है आपका एक्वस अमोनिया में कॉम्प्लेक्स, वो होता है कलरलेस, जबकि कॉपर का कैसा होता है? डीप ब्लू। अब और टेस्ट का डिफरेंस देखो, जब मैं दोनों में H2S पास करवाऊंगा तो बेटा ये H2S के साथ कोई टेस्ट देता ही नहीं है, जबकि ये H2S के साथ क्या देता है? CDS। और CDS का कलर आपको पता है येलो कलर का होता है, पढ़ा था हमने, ठीक है। तो ये देता है CDS जो कि होता है येलो कलर का। एक तो हो गया डिस्टिंग्विशिंग टेस्ट ये। अब होती है एक एक रिएक्शन और KCN के साथ। जब दोनों की रिएक्शन आप कराते हो KCN के साथ तो बेटा यहां पे आपका बनता है ये वाला कॉम्प्लेक्स और यहां पे आपका बनता है ये वाला कॉम्प्लेक्स। जब ये कॉम्प्लेक्सेस बनते हैं ये तो ठीक है, पर इसके साथ में KCN में यहां खास बात क्या होती है कि कॉपर के कॉम्प्लेक्स को जब KCN से रिएक्ट करवाते हो तो बेटा साथ में निकलती है साइनोजन गैस, और यही डिस्टिंग्विशिंग फैक्टर होता है। क्वेश्चन बनता है कि जब इसको पास करवाया तो एक गैस निकली साइनोजन, बताओ कौन सा आयन रहा होगा? तो साइनोजन कॉपर के कॉम्प्लेक्स से निकलती है, कैडमियम के कॉम्प्लेक्स से नहीं निकलती। साइनोजन क्या होती है? CN2। तो KCN से इस तरीके से डिस्टिंग्विशिंग होता है, H2S में इस तरीके से डिस्टिंग्विशिंग होता है कि यहां PPT बन जाता है, यहां बनता ही नहीं है। ठीक है साहब, यहां तक बातें हो गई। अब बेटा ये जो आपका बेसिक कॉपर सल्फेट है इसमें थोड़ी सी खास बातें और करनी है, इसकी दो इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमें और देखनी है, देख ले। अब देखो ये देख के डर तो नहीं लग रहा? सर हमारी आत्मा जानती है हमें कितना डर लग रहा है, पर बेटा सोचो हम अगर एक साथ डायरेक्ट ही अगर मैं ये ले आता और यहां मैं समझाना शुरू करता तो मैं एक बार में लेक्चर बंद करके भूल जाते कि केमिस्ट्री नाम का कुछ है भी, सॉल्ट एनालिसिस नाम का चैप्टर भी है, भूल जाओ, ठीक है। पर हमने क्योंकि स्टेप बाय स्टेप पढ़ा, हमने पहले HGS को सॉर्ट आउट किया, फिर PbSO4 को सॉर्ट आउट किया, फिर हमने यहाँ पे बिस्मथ को सॉर्ट आउट किया, फिर इन दोनों को साथ में सॉर्ट आउट किया। तो एक सीक्वेंस बना ना, सीक्वेंस बना तो पढ़ना हमारे लिए भी आसान हुआ, तुम्हारे लिए समझना भी आसान हुआ, और मेरे लिए पढ़ाना भी आसान हुआ, राइट। अब सुनो मेरी बात आगे। अब अगर मैं आगे बात करता हूं तो मैंने बोला ये जो बेसिक कॉपर सल्फेट था जिसको तुमने एक्सेस अमोनिया हाइड्रोक्साइड में डाला था, ये कॉम्प्लेक्स बना, इसकी एक खास रिएक्शन, इसको मैंने पास करवाया एसिटिक एसिड से। किससे पास करवाया? एसिटिक एसिड से। जब एसिटिक एसिड से पास करवाता हूं तो बन जाता है CuSO4 कॉपर सल्फेट। जब ये CuSO4 है, इसकी दो रिएक्शन है, एक मैंने इसको I- से रिएक्ट करवाया तो Cu2I2 बना। ये रिएक्शन बेटा मैं आपको ऑलरेडी P ब्लॉक में पढ़ा चुका हूं, याद करो हमने कहा था Cu+2 जो है वो I- के साथ में रिएक्ट करके Cu2I2 नहीं बनाता है, जबकि वो उसको क्या कर देता है? ऑक्सीडाइज कर देता है। कैसे ऑक्सीडाइज कर देता है? Cu+2 जो है वो I- को I2 में ऑक्सीडाइज कर देता था और खुद Cu+ में कन्वर्ट हो जाता था और इस तरीके का कंपाउंड बना लेता था। ये हमने जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बातें करी थी, Cu+2 की स्टेबिलिटी, Cu+ की स्टेबिलिटी, Cu की स्टेबिलिटी कंपेयर करी थी, तब हमने ये वाली बात भी करी थी। मैंने हेलाइट्स पढ़ाए थे ना कि फ्लोराइड आपके लोअर हाई ऑक्सीडेशन स्टेट वालों से ही बनते हैं, तो हमने कहा था कॉपर भी बना लेता है, पर कॉपर I- को ऑक्सीडाइज करके Cu2I2 नहीं बना पाता, क्या करता है? I- को ऑक्सीडाइज कर देता है और Cu2I2 बनाता है। तो वही तो रिएक्शन है।
कॉपर +2 I- के साथ रिएक्ट करके Cu2 I2 बना रहा है I2 में, तो बेटा ये क्या होता है, इसका व्हाइट पीपीटी होता है और ये ओवरऑल सोल्यूशन का कलर होता है ब्राउन। तो हम कहते हैं बेसिकली यहाँ पे व्हाइट पीपीटी बनता है ब्राउन सोल्यूशन में। यहाँ क्या हो जाता है, व्हाइट पीपीटी बन जाता है ब्राउन सोल्यूशन में। बोलो समझ में आई ये वाली बात? ठीक है, एक तो हो गई ये रिएक्शन। ये रिएक्शन आपकी देखी हुई थी तो बहुत बड़ी बात नहीं है, जो रेगुलर रिवाइज कर रहे हैं बच्चे उनको फिर भी नॉर्मल लग रहा होगा। ये रिएक्शन देखो, ये नई रिएक्शन है कि जब CuSO4 को K4FeCN6 से पास करवाते हैं, K4FeCN6 से पास करवाते हैं, तो बेटा ये एक पीपीटी बनता है जिसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन। जिसका कलर कैसा होता है, चॉकलेट ब्राउन। इस पे क्वेश्चन आ जाता है कि आपके पास में एक आयन था, ठीक है, जो ग्रुप 2 का था या फिर येलो अमोनियम सल्फाइड से पास करवाने पे इनसॉल्युबल था, उसको जब आपने डाइल्यूट H2SO4 से पास कराया तो सॉल्युबल हो गया। एक्वस अमोनिया से पास करवाया तो उसने कॉम्प्लेक्स बनाया डीप ब्लू कलर का, और उसको जब आप एसिडिफाइड मीडियम में पोटेशियम फेरोसाइनाइड से पास करवा रहे हो तो चॉकलेट ब्राउन पीपीटी दे रहा है। आइडेंटिफाई करो कौन सा आयन है। तो ये सारी कहानी किसके लिए है, कॉपर के लिए। किसके लिए, कॉपर के लिए। या आपसे कह देता है वो चोको ब्राउन कॉम्प्लेक्स का फॉर्मूला बताओ, तो कुछ नहीं करना, K4 को Cu2 से रिप्लेस करना है, अंदर का पार्ट तो एज इट इज ही है, तो Cu2FeCN6 और इसका कलर होता है चॉकलेट ब्राउन पीपीटी, ध्यान रखिएगा। ठीक है, दिस कंप्लीट्स योर 2A का कंफर्मेटरी टेस्ट। ध्यान से देख लो, हम भी पानी पी लेते हैं फिर आगे बातचीत करते हैं। आपने ग्रुप 1 का कंफर्मेटरी टेस्ट समझ लिया, आपने ग्रुप 2A का कंफर्मेटरी टेस्ट समझ लिया। एक बार ध्यान से देख लो कहां से बातचीत शुरू करी थी। हाँ जी, कोई दिक्कत आई क्या? क्लियर है क्या यहाँ पे सब कुछ? अगर बेटा यहां तक सब कुछ क्लियर हो गया तो साइनोजेन वाली बात आपको याद रखनी है, ये मत भूलना। चॉकलेट ब्राउन वाला याद रखना है। इनफैक्ट मैं तो कहूंगा कॉपर कैडमियम की तो सारी बातें याद रखनी है। बिस्मथ ठीक है, आसान था, ये तो बहुत ही इजी था, और ये ग्रुप 1 में ही पढ़ चुके हैं, तो ये वाला पार्ट तो इजी है। ठीक है, इसमें तुम्हें ज्यादा टाइम नहीं लगना, तुम्हें ध्यान रखना है इस वाली बात पे। इसमें भी ये वाला पार्ट इजी है कि H2S से पास नहीं होता और यहां पे साइनोजन बना लेता है, तुम्हें ये ध्यान रखना है। क्लियर है? चलो, अगर यहां तक बात समझ में आ गई, अगर 2A के टेस्ट तुम्हें समझ में आ गए, तो क्या अब हम 2B पे मूव कर जाएं क्या? क्या हम 2B पे डिस्कस कर सकते हैं क्या, शुरू डिस्कशन करना? अगर हमें 2B का डिस्कशन शुरू करना है तो ध्यान से देखिएगा मेरी बात। अगर 2B पे डिस्कशन शुरू करना है तो 2B में कौन कौन से आयन आते थे पहले उसकी बात कर लेते हैं। तो 2B में बचता था आज सब सन्नाटा ही सन्नाटा। तो मैंने ना यहाँ पे SNS को नहीं लिया, SN का +4 लिया, SN+2 नहीं लिया, क्योंकि वो एनीवेज इसके साथ ही कवर हो जाएगा। ठीक है, तो उसकी मैं बात नहीं कर रहा। मैंने यहाँ पे 3 आयन लेके आया, आर्सेनिक का सल्फाइड, एंटीमनी का सल्फाइड और SN का सल्फाइड। बेटा बताना इसका कलर क्या होता है, इसका कलर क्या होता है, ऑरेंज। ट्रिक क्या होती थी, ये बॉय है ना, ठीक है जी। अच्छा, अगर इसका कलर होता है ऑरेंज, सबसे पहले मैंने क्या कराया, अमोनियम सल्फाइड से पास करवाया, क्योंकि 2B वाले जो होते हैं वो येलो अमोनियम सल्फाइड में क्या होते हैं, सॉल्युबल, तो अमोनियम सल्फाइड से पास करवा दिया। जैसे ही पास करवाया, सॉल्युबल होने मतलब कुछ ना कुछ बना देंगे, तो जैसे ही घुल जाएंगे तो बेटा ये इस तरीके के कॉम्प्लेक्सेस बना देते हैं। ठीक है, ये क्या करते हैं, इस तरीके के कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, आपको याद ही रखने पड़ेंगे। अब जब ये इस तरीके के कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, तो अब मैंने क्या किया, जब इनको पास करवाया अब HCl से, तो अब HCl के साथ रिएक्ट करके ये बना देगा, ये बना देगा AS2S5, ये बना देगा Sb2S5, पर ये रहेगा एज इट इज। तो देखना, जब मैंने सबसे पहले इसको येलो अमोनियम सल्फाइड से पास करवाया तो ये कॉम्प्लेक्सेस बन गए। अब जब मैंने HCl से पास करवाया तो ये भी S5 हो गया, ये भी S5 हो गया, पर ये एज इट इज ही रहा। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो कि +2 कर दिया, और यहाँ पे जो प्लस किया था वो एज इट इज ही फॉर्म रहेगा। ठीक है, अच्छा जी। अगर HCl से पास करवा के बात समझ में आई, अब मैंने कॉन्सेंट्रेटेड HCl से पास करवाया, पहले डाइल्यूट से करवाया था, अब कॉन्सेंट्रेटेड से करवाया। दो बातें होंगी, या तो घुलेगा या नहीं घुलेगा। घुलने वाले कौन थे, ये, और ना घुलने वाला था ये। आपका जो आर्सेनिक वाला था ये तो घुला नहीं, और ये जो बचे हुए दोनों थे घुल गए, और इन्होंने ये बना दिया SbCl3 और SnCl4। क्यों भाई, एंटीमनी जो है ये आपका +3 बना देगा, और जो Sn है वो +4 में स्टेबल है, उसने +4 बना दिया। ठीक है साहब। अब ऑब्वियसली पहले इनसॉल्युबल वाले को चिट्ठा पट्टा अलग कर देते हैं, फिर इनकी बातें करते रहेंगे। बेटा ये जो इनसॉल्युबल वाला है तुम्हारा AS2S5, इसको मैंने ना कॉन्सेंट्रेटेड एसिड की फॉर्म में रिएक्ट करवाया, तो इसका एसिडिक फॉर्म बन जाएगा आर्सेनिक एसिड।
या आर्सेनस एसिड H3AsO4, ठीक है। जब ये मेरा एसिड बन गया, अब इसकी मैं करवाता हूं 3 तरीके की रिएक्शन। ये आर्सेनिक एसिड है, जैसे H3PO4 होता है ना, तो ये नाइट्रोजन फैमिली का ही तो, ये फॉस्फोरस के नीचे होता है। आर्सेनिक एसिड जो है, इसकी मैंने 3 तरीके की रिएक्शन करवाई। पर मुझे एक बात बताओ, फॉस्फोरस में फॉस्फेट आयन याद है? ग्रुप 3 में पढ़ाया था एसिडिक रेडिकल में। वो कौन सा टेस्ट देता था? अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट। तो फॉस्फेट दे सकता है तो आर्सेनेट भी दे सकता है ना। तो अगर आर्सेनेट भी दे सकता है, ये ASO4 3- लिख सकता हूं ना मैं इसको मैं ये लिख सकता हूं ना 3H+ और ASO4 3-। तो फॉस्फेट दे सकता है तो आर्सेनेट भी तो दे सकता है, और आर्सेनेट भी दे सकता है अगर मॉलिब्डेट टेस्ट। तो ये देखो, ये तो मैंने मॉलिब्डेट टेस्ट ही करवा दिया, जो तुम्हें याद होगा कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 की प्रेजेंस में होता था और अमोनियम फॉस्फोमॉलिब्डेट बनता था। यहाँ पे अमोनियम आर्सेनिक मॉलिब्डेट बन जाएगा, ठीक है। NH4 होल थ्राइस ASO4.12MO3, वही फॉर्मूला है एज इट इज। और कैनरी LOPPT आता था, यहाँ भी आ गया। तो ये टेस्ट तो तुम्हें पहले से ही आता था, कुछ नया नहीं बताया मैंने, बस चमकना चाहिए कि आर्सेनिक भी तो फॉस्फोरस वाले ग्रुप का ही है, तो ये भी तो वो टेस्ट दे सकता है फॉस्फेट आयन जैसा। अब मैंने कहा AgNO3 से पास करवा दो, तो AgNO3 को फॉस्फेट से पास करवाते हो तो सिल्वर फॉस्फेट बनता है, तो आर्सेनेट से पास कराओगे तो सिल्वर आर्सेनेट बन जाएगा। करना ही क्या है, आयन एक्सचेंज रिएक्शन है। Ag का प्लस है, ASO4 का 3- है, क्रिस क्रॉस कर दो, Ag3ASO4 बन जाएगा, येलो PPT आ जाएगा। तो ये दोनों रिएक्शन तो बड़ी आसान। नई रिएक्शन है ये वाली कि जब MgSO4 और NH4OH के मिक्सचर के साथ में रिएक्ट करवाया तो यहां पे बनता है एक कॉम्प्लेक्स, क्या बनता है, या MgNH4ASO4, इस तरीके का कंपाउंड बनता है। और ये क्या होता है, व्हाइट। कॉम्प्लेक्स नहीं बनता, मतलब इसी तरीके का एक कंपाउंड बनता है और ये होता है व्हाइट कलर का, MgNH4ASO4। बेसिकली ये SO4 और OH जो है ये H के साथ जाके चले जाएंगे, इसका Mg, इसका कैटायन इसके एनायन के साथ आके रिएक्ट कर जाएगा, इन दोनों के कैटायन इसके एनायन के साथ आके मिल जाएगा। तो देखो Mg पे क्या होता है +2 और NH4 पे क्या होता है +1, तो ये दोनों मिलके +3 बन गए। इसको ऐसे याद रखना, ये +3 बन गए। और आर्सेनेट पे क्या होता है -3, ये -3 +3 एक दूसरे को क्या कर देंगे, नलिफाई कर देंगे, और ये बचा हुआ कंपाउंड एक साथ आ जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो कि MgSO4 और NH4OH है, तो SO4OH और H ये सब मिलके तो अपना कुछ बनाते रहेंगे। ये दोनों जो कैटायन है इन पे मिला के जो टोटल चार्ज है वो इसके एनायन से नलिफाई हो रहा है, तो ये मिलके एक न्यूट्रल कंपाउंड बना देते हैं, मतलब चार्जेस न्यूट्रल कर लेते हैं MgNH4ASO4, और ये हो जाता है व्हाइट कलर का, ठीक है। तीनों रिएक्शन समझ में आ गई। तो मैंने क्या करा, मैंने कुछ नहीं करा, पहले अमोनियम सल्फाइड से पास करवाया, उनका सॉल्युबल कंपाउंड बनाया, डाइल्यूट HCl के बाद कॉन्सेंट्रेटेड HCl से पास करवाया, तो जो सॉल्युबल थे उनको अलग रखा, इनसॉल्युबल को साइड में लाया, उसका चिट्ठा पट्टा तुम्हें अलग बता दिया। अब मैं बात करता हूं सॉल्युबल वालों की। यदि मैं बात करना चाहता हूं सॉल्युबल वालों की, तो सॉल्युबल है मेरे पास दो चीजें, एक तो है SbCl3 और एक है SnCl4। अब ध्यान से सुनना, जब SbCl3 और SnCl4 की बातें होती हैं तो पहले बेटा मैंने करवाया इनका रिएक्शन ऑक्सैलिक एसिड के साथ। जब मैंने ऑक्सैलिक एसिड H2C2O4 होता है ना, उसको ऐसे लिखते हैं ऑर्गेनिक के अंदर, जब ऑक्सैलिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाया तो हम क्या बोलेंगे कि ये जो टिन है ये तुम्हारा इस तरीके का ऑक्सिलेट कंपाउंड बनाता है। OX का मतलब ऑक्सिलेट आयन, OX का मतलब ऑक्सिलेट आयन, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ चुके हो तुम लोग ये, राइट। तो ये टिन जो है वो ऐसा ऑक्सिलेट बनाता है और जो एंटीमनी है वो ऐसा ऑक्सिलेट बनाता है, राइट। क्यों भाई, सीधी सी बात है यार, SN पे आपको क्या चार्ज रखना है, +4 ही मेंटेन करना है, और एंटीमनी पे +3 मेंटेन करना है, और कोई ट्रिक नहीं है इसको याद रखने की। एंटीमनी +3 में है तो +3 में ही यहां रहेगा, देख लो ऑक्सिलेट पे -2, एंटीमनी पे +3, टिन यहां भी +4 में है तो +4 में यहां रहेगा, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट सेम रखनी है और कुछ भी नहीं है। तो ये आपके कॉम्प्लेक्सेस बन गए। अब ऑक्सिलेट के जब कंपाउंड बन गए तो बेटा ये होता है लेस स्टेबल, ये होता है मोर स्टेबल। जब इसको H2S से पास करवाते हो तो ये कोई रिएक्शन देता ही नहीं है, जब H2S से पास करवाते हो तो ये आपका वापस से क्या दे देता है, सल्फाइड। और मैंने कहा था इसका कलर पूछा जाता है ऑरेंज, यही सवाल पूछा गया था कि आपके पास में एक 2B का रेडिकल है, ठीक है, या एक ऐसा रेडिकल है जो येलो अमोनियम सल्फाइड में सॉल्युबल है, तो समझ में आ गया 2B का था। उसको जब आपने कॉन्सेंट्रेटेड HCl से पास करवा दिया तब आपके पास में वो सॉल्युबल था, और जब आपने उसको ऑक्सैलिक एसिड से पास करवाया तो उसने एक लेस स्टेबल ऑक्सिलेट बनवाया जो H2S से पास होने पे एक ऑरेंज कलर का कंपाउंड दे रहा था। तो बताओ वो कौन था, तो एंटीमनी का सल्फाइड था। ऑरेंज कलर मेंशन कर दिया तो एंटीमनी सल्फाइड आना चाहिए, एंटीमनी सल्फाइड मेंशन कर दिया तो उसका कलर पता होना चाहिए ऑरेंज, ठीक है साहब। अच्छा, अगर ये वाली बात समझ में आती है तो बेटा हम बात करते हैं आगे। जब आपके पास में बात करते हो ना आप इसकी SbCl3 की, तो इसको भी जब पानी से पास कराओगे तो ट्राइहेलाइड है, ये भी पानी में हाइड्रोलिसिस करके क्या बनाएगा, पर्ल वाइट।
पी ब्लॉक में बताया था एंटीमनी और बिस्मथ पर्ल व्हाइट बनाते हैं ऑक्सीक्लोराइड, तो SbOCl बन गया। अब ये जो होता है पर्ल व्हाइट, इसकी खास बात है कि ये टार्टरिक एसिड में सॉल्युबल है। वो ऑक्सैलिक एसिड था, ये टार्टरिक एसिड है। ठीक है, तो क्वेश्चन बन जाता है कि आपके पास में एक ऐसा ट्राइहेलाइड बना जो टार्टरिक एसिड में सॉल्युबल है हाइड्रोलिसिस पे, तो वो कौन है? एंटीमनी है। ठीक है, अच्छा अब SnCl4 की भी रिएक्शन देख लो, तो ये तो 1000 बार पढ़ लिया बेटा। क्या रिएक्शन है? मरकरी वाली रिएक्शन तो तुम्हें याद ही होगी। यहां क्या किया? आयरन और जिंक के साथ रिएक्शन करवाया। तो बेटा आयरन खुद तो क्या होना चाहेगा? Fe से Fe+2 में जाना चाहेगा, तो टिन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। Fe खुद तो +2 में जाना चाहेगा, टिन को क्या करेगा? रिड्यूस करेगा। तो Fe खुद तो चला गया +2 में, और टिन को क्या कर दिया? +2 में रिड्यूस कर दिया। खुद ऑक्सीडाइज हो गया, टिन को रिड्यूस कर दिया। जब टिन को रिड्यूस कर दिया, तो अब बेटा इस चीज को जब आप अमोनियम मॉलिब्डेट से पास करवाते हो, तो बेटा एक कंपाउंड बनता है MO3O8, जिसका कलर होता है ब्लू। ठीक है, जब आपके पास में जो SnCl2 बना है, इसको आप अमोनियम मॉलिब्डेट से पास करवाते हो, तो MO3O8 नाम का एक ब्लू कंपाउंड बन जाता है। ठीक है, और दूसरी बेटा ये रिएक्शन तो 1000 बार बता दिया आज के सेशन में, ये तो अच्छे से समझ आई गई होगी, इसमें तो कुछ करना ही नहीं था। ठीक है, MO3O8 वाली चीज आपको समझ आनी चाहिए, ये एक नई बात थी। ठीक है, तो बेटा that's how we'll roll, and we have completed our confirmatory test for 2B as well। एक बार फटाफट से रिवाइज करते हैं 2B का टेस्ट। क्या किया था हमने बोला कि 2B वाले रेडिकल्स लिए, येलो अमोनियम सल्फाइड से पास किए, सॉल्युबल होकर उन्होंने कुछ कंपाउंड बना दिए, डाइल्यूट HCl से पास करवा दिया, ये बना दिया, कॉन्सेंट्रेटेड HCl से पास करवा दिया, तो जो आपका Sb और Sn था, ये तो सॉल्युबल थे, आर्सेनिक वाला इनसॉल्युबल था, तो इनसॉल्युबल को कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से पास करा के आर्सेनिक एसिड बनाया। फिर मैंने करवाया इसका या तो अमोनियम मॉलिब्डेट टेस्ट, या मैंने करवाया इसको सिल्वर क्लोनाइट्रेट वाला टेस्ट, और या फिर इसको मैंने इससे पास करवाया। ये दोनों याद करने आसान थे क्योंकि फॉस्फेट में पढ़ के आए हुए हैं। ये वाला याद करने का ट्रिक क्या बताया था? दोनों कैटायन का मिलके जो चार्ज है वो इसके एनायन से क्या हो रहा था? नलिफाई, तो वो सब के सब क्या हो जाएंगे? कंबाइन। ठीक है, अब मैंने बात करी इनसॉल्युबल या सॉल्युबल वालों की। इनसॉल्युबल तो कर लिया डिस्कस। सॉल्युबल पे जब मैं आया तो मैंने कहा पहले इनको ऑक्सैलिक एसिड से पास करवाओ, इनके ऑक्सिलेट बनेंगे। ऑक्सिलेट याद करने की बात सिर्फ इतनी सी है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी यहाँ है वही ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी यहाँ रहेगी। अब बात ये होगी कि टिन वाला H2S से पास नहीं होगा, कोई रिएक्ट नहीं करेगा, और एंटीमनी वाला वापस से अपना सल्फाइड दे देगा। फिर मैंने कहा ये जो एंटीमनी है तुम्हारा, ये पानी के साथ रिएक्ट करके पर्ल व्हाइट बनाता है जो टार्टरिक एसिड में सॉल्युबल होता है। और फिर मैंने SnCl4 की बात करी, तो मेटल के साथ रिएक्ट करोगे तो मेटल खुद ऑक्सीडाइज होगा, इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहेगा, तो इसको इलेक्ट्रॉन गेन करने पड़ेंगे। ये +4 से कहां चला जाएगा? +2 में चला जाएगा। ये +2 में आ गया। अब इसकी दो रिएक्शन है जो कि ये तो तुम्हें पहले से पता है, ये वाली तुम्हें ध्यान रखनी है, अमोनियम मॉलिब्डेट वाली। MO3O8 बनता है जो ब्लू कलर का होता है। ठीक है साहब, तो बेटा इसके साथ मैंने आज के सेशन में आपको ग्रुप 1 का कंफर्मेट, मैंने आपको सबसे पहले बताया बेसिक रेडिकल का आइडेंटिफिकेशन। ठीक है, फिर मैंने आपको बताया ओरिजिनल सोल्यूशन कैसे बनते हैं। फिर उस ओरिजिनल सोल्यूशन से मैंने आपको करवाए प्रिलिमिनरी टेस्ट, और मैंने आपको इंट्रोड्यूस करवाया 5 ग्रुप से, फिर 6th ग्रुप और 0th ग्रुप से। फिर मैंने आपको 5 ग्रुप्स के कलर्स, प्रेसिपिटेट्स के रिएजेंट्स, उनके आयंस को याद करने की ट्रिक सब समझाया। फिर मैंने कहा कि चलो एक एक करके इन सारे ग्रुप्स के कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने आपसे ग्रुप 1 का कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस कर लिया, और ग्रुप 2 में 2A और 2B दोनों के कंफर्मेटरी टेस्ट डिस्कस कर लिए। 2A और 2B में फर्क क्या था कि 2A वाले येलो अमोनियम सल्फाइड में इनसॉल्युबल होते थे और 2B वाले सॉल्युबल होते थे, और सबको याद करने के तरीके बताए। आपको पता है ये एक बार में आपको याद नहीं होगा, तो एक बार में याद करने का कोई कह भी नहीं रहा है। मोर यूल रिवाइज, जितना लिख लिख के याद करोगे, जो जो आज बताया एक एक बार उसको लिख के देख लो, और हर एक दो दिन में, अभी 10 दिन के लिए फीचर रखो, रिवाइज करते रहो। जैसे ही छोड़ोगे ना एक हफ्ते के लिए भी सब भूल जाओगे, तो इसको टच में रखो, टेबल पे चिपका लो। अगर पेपर लगा के चिपकाना है तो, ऑल्दो मैं उसके ज्यादा फेवर में नहीं हूं, मैंने कहा था एक पतली सी बुकलेट बना लो और उसमें लिखते जाओ सारी चीजें, और उसको टाइम टाइम पे रिवाइज करते रहा करो। DPP सॉल्व करके आना, हो जाएगा आपका काम। ठीक है साहब, तो चलो इसके आगे के जो ग्रुप्स थे उनके कंफर्मेटरी टेस्ट के साथ मिलते हैं हम अगले लेक्चर में। तब तक DPP सॉल्व करके आइएगा, नोट्स रिवाइज करके आइएगा। मिलते हैं अपन अगली क्लास में। थैंक यू।